स्टार्टिंग से देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक। हमने पहले तो कोटलिन के बेसिक्स किए थे। क्या नाम था अंशु? ठीक है, कोटलिन के बेसिक्स मतलब कोटलिन को यूज कैसे करना, उसका सिंटेक्स क्या है, उसके अंदर फ्लो कैसे है, चीजों को कैसे लिखना है, कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है चीज की, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे कुछ थोड़े बहुत उसको टच किया था हमने वहां पे। उसके बाद हमने करा था कि जावा और कोटलिन के अंदर फर्क क्या है, कि हम कोटलिन को भी क्यों प्रेफर कर रहे हैं एंड्रॉइड के अंदर। वो करने के बाद हमने यूनिट 1 शुरू कर दी थी, और उसके अंदर हमारी 4 पाथवेज थे, जिसके अंदर हमने एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करना सीखा था। बेसिकली हर एंड्रॉइड ऐप का आर्किटेक्चर कैसे होता है, कि कैसे चीज शुरुआत होती है बननी, क्या क्या करना होता है चीज करने के लिए, वो सारा कुछ देखा था हमने। यूजर इंटरफेस कैसे डिफाइन करना है, व्यूज कैसे डिफाइन करनी है, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू कैसे यूज करना है, ये सारा कुछ करा था। और पिछली लास्ट सेशन के अंदर हमने एक डाइस रोलर ऐप बनाया था। और उसके अंदर था क्या, एक बटन था, बटन को जब भी प्रेस करते थे तो एक रैंडम इंटीजर हमें आ जाता था 1 to 6। रोल होने का एनिमेशन भी था उसमें? नहीं, इसमें नहीं था एनिमेशन, अभी हमने करा नहीं। एनिमेशन हम एंड में करेंगे लगभग जाके, अगर टाइम हमारे पास काफी हुआ तो। एनिमेशन यूआई यूएक्स के अंदर आ रहा था। हमने बेसिकली भी ऐप बनाने सीखने हैं, उसको फाइनल अच्छे से फिनिशिंग कैसे करनी है, एनिमेशन वगैरह कैसे ऐड करना है, वो काफी आगे वाला काम है जो भी हम जिस पे फोकस नहीं है हमारा। ठीक है, आपकी प्रीवियसली 2 लेक्चर एंड्रॉइड स्टूडियो के हो चुके हैं, राइट? हाँ हो चुके हैं। उसकी रिकॉर्डिंग है क्या? उसकी YouTube पे सेशन 1 की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सेशन 2 की रिकॉर्डिंग आज शायद पॉसिबली डाल देंगे हम। यूट्यूब का चैनल भी बता दो फिर। DSC CGC सर्च करो, YouTube पे मिल जाएगा। YouTube पे जाओ। अंशु यू कैन आप ना अपने डाउट्स ना ग्रुप का लिंक है ना, उसमें वो कर लो क्लियर। हमने ना हमने मीट का भी डेकोरम वो करना है मेंटेन, प्लीज आप ना वहाँ वो कर लो अपने जो भी डाउट्स हैं, यहाँ शबिंदर को पढ़ाने दो। और प्लीज कोई अपने सारे डाउट्स अपने उस ग्रुप पे लो, वहां पे भी कोऑर्डिनेटर्स बैठे हैं, यहाँ प्लीज अनम्यूट मत करो अपने आप को। ओके चलो फिर प्रोसीड करते हैं अगले पिछले सेशन से। पिछली बार हमने शो की थी हमारी डाटा की, अगर हमें कोई मतलब बटन प्रेस पे हमने कुछ डाटा शो करना है तो वो स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करना है। अगर अभी हमने कभी यूजर से कुछ डाटा लेना है, जैसे उसका नाम लेना है, उसका ईमेल लेना है, कुछ कुछ भी लेना है, तो वो कैसे लें, आज वो करेंगे शुरुआत से, फिर उसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मेरा नया प्रोजेक्ट मैंने बना लिया है, एक खाली बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक एक्टिविटी है और उसकी लेआउट बिल्कुल एम्प्टी, जैसे कि हमारे हमेशा प्रोजेक्ट बनाने के बाद होती है। ये प्रोजेक्ट अभी कैसे शुरुआत करनी है, नया प्रोजेक्ट कैसे शुरू करना है, ये सबको आता है। हमारे पिछले 2 सेशंस में हमने 2 बार कर दिए। तो हमारा टेक्स्ट व्यू हमने देखा था कि हम जब डाटा शो करना हमने, तो कैसे टेक्स्ट व्यू के अंदर हम प्रिंट करते हैं उसको। लेकिन अगर हमने किसी से डाटा लेना हो, टेक्स्ट लेना हो टेक्स्ट के फॉर्मेट में, तो वो कैसे लेना है, वो उसके लिए हम यूज करते हैं एडिट टेक्स्ट। वो भी एक व्यू है और उसके अंदर हमें एक इनपुट की ऑप्शन है, एडिट टेक्स्ट। से इसमें प्लेस होल्डर प्रिंट शुरू करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये एक एडिट टेक्स्ट है, इसके अंदर हम यूजर को टैप करेगा तो यहाँ पे कीबोर्ड ओपन हो जाएगा यूजर का, और यहाँ पे इनपुट दे सकता है। तो ऐसे हम इनपुट भी ले सकते हैं, ऐसे हम सिंपल टेक्स्ट के अंदर शो भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे यहाँ पे मेन मोटिव है चीज दिखाने का, वो ये है कि अगर हम नॉर्मली एडिट टेक्स्ट यूज करेंगे ना, तो वो काफी आउटडेटेड यूज लगता है, कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज दिख रही है और वहां पे जो कोर्स ऑफ सर्विस है वो एक एडिट टेक्स्ट व्यू है, उसके अंदर यूजर अपना कुछ भी मतलब इनपुट दे सकता है। जैसे कि ये अभी एक टिप सर्विस है कि रेस्टोरेंट में है तो उसको कैसे सर्विस को पे आउट करना है, तो वो एक ही ऐप है छोटा सा, और ये हमारे कोड लैब्स के अंदर है बनाने के लिए। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि हमने सिंपल का करना सीखना है, कैसे की चीज करनी है वो मैंने नहीं करनी, वो आप सबने करनी है। शुरुआत कैसे करनी है, वो नई चीज आई कहाँ से, उसको यूज कैसे करना वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसको यूज करके नया ऐप बनाना वो आपका काम है।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक एडिट टेक्स्ट यूज किया और नीचे 3 ऑप्शन है, अमेजिंग, गुड, ओके, ठीक है। तो ये ऑप्शन रेडियो बटन है, यहाँ पे हम एक चीज यूज कर सकते हैं ना कि सिर्फ इन तीनों में से एक ऑप्शन यूज करेंगे, उसके आगे ब्लू पॉइंट वो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, हाईलाइट। तो ये रेडियो बटन होते हैं, नीचे राउंड अप टिप, ये एक स्विच है, जैसे कि हम घर पे स्विच यूज करते हैं, सिर्फ इनेबल और डिसेबल 2 ऑप्शंस होती हैं, यहाँ पे भी इनेबल और डिसेबल की ऑप्शन है, और नीचे एंड में हमारे पास एक बटन है। तो ये हमारा बेसिकली एक सिंपल सा ऐप है, और फाइनलाइज होने के बाद वो ऐसा दिखेगा, और ये कुछ खासा लगता नहीं है देखने में, अच्छा आउटडेटेड सा ऐप है, कोई यूज भी नहीं करेगा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें फाइनलाइज कैसे करना है, इसके अंदर थोड़ी सी जान कैसे डालनी है। तो राइट साइड पे देखो, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीजें हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, वो फर्क दिख रहा है सबको कि क्या फर्क है? मुझे रिस्पॉन्स देते जाओ भाई, मुझे पता लगे सारे एक्टिव है ना। ठीक है। तो इसके अंदर हमने मटेरियल गाइडलाइंस यूज की हैं। मटेरियल गाइडलाइंस क्या है? अभी गूगल की तरफ से यूआई एंड यूएक्स के रिगार्डिंग हमारे पास थोड़े से विजेट्स हैं एंड्रॉइड के लिए, वेब के लिए, सब चीजों के लिए, जो पहले से थोड़े बहुत डिजाइन्ड हैं, जो हमारे ऐप को एक फिनिशिंग लुक दे देते हैं। जैसे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपल एक एडिट टेक्स्ट है, वो राइट हैंड साइड पे एक मटेरियल का एडिट टेक्स्ट है। मटेरियल का लाइब्रेरी में तुम्हें दिखाता हूँ क्या यूज कर रहा हूँ शब्द में, उसका मतलब क्या है। मैं लिंक एक आपको भेज रहा हूँ, उसके अंदर आप देखो, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं चैट बॉक्स में। यहाँ पे भी शो करता हूँ, सब आप भी देखो। ये हमारे पास सारे विजेट्स हैं मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर, कंपोनेंट्स हमारे पास अलग अलग यूज करने के लिए। हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हम यूज कर सकते हैं? एंड्रॉइड के अंदर, वेब के अंदर, फ्लटर के अंदर, iOS के अंदर, ठीक है, ताकि ओवरऑल हमारा एक जैसा लुक रहे ऐप का। तो ये सारे रिकमेंडेड है यूज करने के लिए, क्योंकि अगर ऐप ही ना अच्छा दिखेगा तो यूज कौन करेगा। काफी चीज हमारे पास डायलॉग्स है, मेन्यू फाइनलाइज करनी है सारी की सारी यूनिट्स, तो करी आज रिस्पॉन्स कम आ रहे हैं, आज क्या होगा इनपुट लेनी है, जो मैं बात कर रहा था। तो इसके अंदर भी हमारे पास फाइनलाइजेशन कैसे करनी है, डिफाइन हमारे पास, तो अगर इश्यूज आते हैं तो कैसे फाइंड और एक ओके फेल्ड। लेट मी शो यू, दिख रही है दो डिफरेंट तरीके की, एक फेल्ड बॉक्स है और एक आउटलाइन बॉक्स है। दोनों अपनी रिकमेंडेशन अपनी यूज पे है कि कौन सा तुम्हें यूज करना है, कौन सा नहीं करना। तो अभी इनको यूज कैसे करना है कि सिंपल, यहाँ पे अगर एंड्रॉइड ऐप के अंदर जाओगे, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं आपको चेंज करने की कि क्या यूज करते हैं, कैसे करते हैं। तो इस चीज को कैसे डालना है एंड्रॉइड ऐप के अंदर, तो हमें एक डिपेंडेंसी डिक्लेयर करनी है मटेरियल लाइब्रेरी के ऊपर। डिपेंडेंसी कि हमारा ऐप उस लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके अंदर जो चीजें हैं हमारा ऐप पॉसिबली वो यूज कर सकता है। तो वो कैसे करना है? जब स्टार्टिंग मैंने एंड्रॉइड ऐप एक बनाया था, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे ग्रेडर स्क्रिप्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये क्या थी, ये मैंने स्किप कर दिया था पिछली बार कि हम बाद में बताऊंगा, तो इनको बताने का टाइम आज आ गया है। इसके अंदर हम अपनी हमारे पास ग्रेडर स्क्रिप्ट है, एक तो प्रोजेक्ट बेस्ड है ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर, और एक हमारा मॉड्यूल बेस्ड है। ये हमारा जो ऐप फोल्डर है ना, जो इसके अंदर सारा कुछ है, एक ऐप हमारा मॉड्यूल है ये, और इस मॉड्यूल के अंदर हम डिपेंडेंसीज डिक्लेयर करेंगे, जो हमारा बेसिकली ऐप जिसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डिपेंडेंसी डिक्लेयर कैसे करनी है? स्क्रॉल करो नीचे बिल्कुल, और यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज का कोड ब्लॉक दिख जाएगा। इसके अंदर हम अपनी डिपेंडेंसीज डिक्लेयर करते हैं। अभी मटेरियल लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी डिक्लेयर करनी है हमने, तो वो करेंगे इस यूज से, ये लाइन से, लाइन में भेज रहा हूँ आप सबको, एक मिनट। ये सारे कॉपी करो, तो इस कोड ब्लॉक के अंदर आओ, और अगर आपका लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो है तो आप देखोगे कि आपके पहले ही प्री डिफाइंड है, क्योंकि गूगल की तरफ से रिकमेंडेड है कि आप जब भी यूज करो तो आप मटेरियल के विजेट्स यूज करो। ये लाइन दिख रही है आपको? 1.2.1 है इसकी लेटेस्ट वर्जन, और इस डिपेंडेंसीज के कारण हम सारे मटेरियल लाइब्रेरी के विजेट्स यूज कर सकते हैं, जो कि हम करके यूज करके दिखाऊंगा मैं आपको। जो पहले हमने एडिट टेक्स्ट यूज किया था, उसकी जगह हम एक मटेरियल एडिट टेक्स्ट यूज करेंगे। प्री डिफाइंड उठाऊंगा यहाँ पे, लेकिन सारा कुछ, चलो एक सेकंड।
कैसे डिफाइन कर रहा हूँ मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, एक सेकंड रुक जाओ बस। बाय डिफॉल्ट जो हमारा व्यू है मटेरियल विजिट के अंदर, अगर हम उसके अंदर कोई उसका बता नहीं रहे स्पेसिफिकली हमें फील्ड यूज करना है कि आउटलाइन यूज करना है, तो बाय डिफॉल्ट फील्ड यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उसका बैकग्राउंड पूरा पूरा टेक्स्ट व्यू का चेंज हो गया है एक थोड़े से दूसरे शेड के अंदर व्हाइट से, उसको हमने अभी चेंज करना है। और अभी हमारे पास ये वाला यूज कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड वाला। अगर हम इसको चेंज करके राइट साइड वाला यूज करें तो वो कैसे करना है? बेसिकली सारा डिक्लेयर करने का वही काम है, लेकिन इनके अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा हमारे पास XML लेआउट्स के अलग अलग चीजें आ जाती है। जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन करा उसको com.google.material.textfield.text input layout, जो पूरी लेआउट है उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट डिक्लेयर करा। उसी के अंदर इसकी यहाँ पे पैरेंथेसिस, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट शुरू हुई और यहाँ पे बंद हुई है। इसका क्लोजिंग टैग ये रहा, इसका ओपनिंग टैग ये रहा, और इसके अंदर हमने एक एडिट टेक्स्ट इनपुट डिक्लेयर किया जो मटेरियल लाइब्रेरी से हमने उठाया। और उसके लिए हमने हिंट दिया एंटर योर टेक्स्ट इनपुट हियर। हिंट मतलब क्या? अभी यहाँ पे जो हिंट XML टैग है ये हमें ये बता रहा है कि अगर यहाँ पे यूजर टैप करेगा तो ये खुद ब खुद डिक्लेयर प्लेस होल्डर नहीं, जैसे HTML के अंदर हम प्लेस होल्डर्स यूज करते हैं। तो प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं कि हम सिर्फ एक तरीके से हिंट दे रहे हैं यूजर को कि यहाँ पे करना क्या है। कि जैसे यहाँ पे मैंने यूजर का नेम लेना है तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पे कह दूंगा एंटर योर नेम हियर। और अभी यूजर को पता है उसने यहाँ पे क्या टाइप करना है। जब भी वो यहाँ पे क्लिक करेगा ये खुद ब खुद इरेज हो जाएगा और यहाँ पे यूजर के कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे उसके पास एक खाली एडिट टेक्स्ट इनपुट फील्ड आ जाएगा जिसके अंदर वो अपना नाम डालेगा। और एंड में जब वो हमने कुछ एंड में सबमिट बटन दे रखा है, जब भी वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो हम यहाँ से उसका टेक्स्ट A sua filha terra molhada, não molha o meu dinheiro, é coisa que eu não tenho, só ando sem ele. Sorry for the disturbance. Shavinder, continue. हाँ ओके। तो ये हमारे पास एक फील्ड मटेरियल एडिट टेक्स्ट है। इसको अगर हमने लेआउट के हिसाब से लेना, आउटलाइन के हिसाब से, तो उसके लिए टैग है जो कि हमें खुद को थोड़ा ना पता है, हमें मटेरियल लाइब्रेरी बताएगी कि कैसे करना है और यहाँ से देखेंगे हम। आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले से पता होगा या मैं कुछ बताऊंगा और आपको याद होगा। Tô indo embora e não volto. उसके लिए एक XML टैग है जो हम यूज करना है बताने के लिए कि हमें आउटलाइन यूज करनी है। लेट मी सी व्हिच इज द टैग। ढूंढने में टाइम क्यों वेस्ट करना, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। रविंदर ब्रो, स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक सेकंड। चेक करना। विजिबल है। बंद करके एक बार दोबारा टाइम विजिबल करता हूँ तो पता चलेगा। होगी भाई होगी। हो गई? ओके। कहाँ पे था मैं उसको? हाँ, लेआउट उसका चेंज कर रहा था।
mas não vejo ele por si. इसको बैन नहीं कर सकते आप किसी तरीके से? तो एक और चीज ढूंढते ढूंढते भी पता लग गया कि कभी कभार ना हमें इनपुट भी रिस्ट्रिक्ट करनी होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर मैं कुछ भी रिस्ट्रिक्शन ना डालूं तो यहाँ पे यूजर कुछ भी डाल सकता है, न्यूमेरिकल स्पेस, एम्प्टी स्पेस भी डाल सकता है, कोई अल्फाबेट भी डाल सकता है, कैपिटल लेटर्स भी डाल सकता है, जितने मर्जी लेटर्स डाल सकता है, जितने मर्जी वर्ड्स डाल सकता है। उन चीजों को लिमिट करने के लिए हमारे पास अलग अलग एक्सएमएल टैग्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट इनपुट टाइप। अपने आप हिंट क्यों नहीं चल रहा है? ये जैसे कि हमारे पास वेरियस इनपुट टाइप्स हैं, डेट एंड टाइम यूजर से लेनी है, नंबर लेना है, नंबर डेसिमल्स लेने हैं, साइन नंबर लेने हैं, ऑटो करेक्ट भी हम इनेबल कर सकते हैं इनसे, अगर कीबोर्ड उसका है कैपेबल तो ये कई चीजें तो कीबोर्ड पे भी डिपेंड करते हैं कि कीबोर्ड हमारा ये रीड कर सकता है टैब्स। जैसे कि गूगल कीबोर्ड है जो उसके अंदर ये सारी कैपेबिलिटी है कि वो एप्स के अंदर जो एक्सएमएल टैग्स है ये रीड कर सकता है, ताकि पता लग जाए कि जो यूजर की इनपुट देनी है वो किस टाइप की है, नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं या किसी और तरीके के हैं। तो बेसिकली ये चीज हमारी टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए। इमेज व्यूज हमारे पिछली बार हो गए थे और टेक्स्ट व्यूज हमारे इस बार हो गए हैं। इनपुट कैसे लेनी है, यहाँ से यूजर से इनपुट लेनी है और मेन एक्टिविटी के अंदर जाके उसका रेफरेंस ले लेना है, वैल्यू टेक्स्ट फील्ड इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करके और उसकी आईडी दे देनी है हमने। इस नीचे वाली की आईडी देनी है, लेआउट की आईडी नहीं देनी है हमने। हमेशा जब भी रीड करना है तो उसकी आईडी यूज करनी है, इनपुट एरी टेक्स्ट की। तो इसकी एक आईडी देते हैं हम, नेम फील्ड। मेन एक्टिविटी के जाके अंदर r.id.name फील्ड और ये इसका रेफरेंस लेने के बाद इसका रीड कैसे करना है, टेक्स्ट डॉट फील्ड डॉट टेक्स्ट। ये हम किसी बटन के ऊपर प्रेस सेट ऑन करके यूज कर सकते हैं अंदर, और वहां पे उसका नेम डिक्लेयर कर देंगे हम यहाँ से इसके ये प्रॉपर्टी यूज करके। डॉट टेक्स्ट से हम एक गेट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट से यहाँ पे मतलब क्या है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये फंक्शन, ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वहां से टेक्स्ट ले लेना और उसको यूज कर सकते हैं यूजर के इनपुट के हिसाब से। इसके अंदर हम स्टार्टिंग में ड्रॉएबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दिखाया था हमने पीपीटी में कि यहाँ पे हर फील्ड के आगे एक ड्रॉएबल है, दिख रहा है यहाँ पे। ये डिक्लेयर करने के दो तरीके हमारे पास, कोड ऑफ एक्सएमएल। एक सेकेंड, यहां से उठा सकते हो आप एक्सएमएल का कोड। तो कोड लैब खोलो, मेरे साथ साथ करते रहो, कोड लैब आपको शेयर कर देता हूँ। सेकेंड यूनिट के अंदर है डिजाइनिंग के अंदर, उसके अंदर हम अलग अलग विजेट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड यूज किया, ठीक है। और इसके आगे भी कई विजेट्स हैं जो यहाँ पे हमारे पास अभी कोड लैब के अंदर नहीं है, जैसे कि कार्ड लेआउट्स के हैं, कार्ड व्यूज के हैं, ये सारी चीजें हैं। ये खुद सीखो यार, घर पे खुद एक्सप्लोर करो। अगर कुछ नहीं समझ आए तो मुझसे पूछो, मैं तब आपकी हेल्प करूंगा।
अभी सारा कुछ यहाँ पे नहीं करा सकता क्योंकि हमारे पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं कई। और इसके आगे आज हम बेसिकली अपना नई चीज सीखते हैं। ये थोड़ा सा आपको पिछली बार का बताना था कि डिजाइनिंग के अंदर हम बेसिकली सिंपल टेक्स्ट फील्ड्स यूज कर सकते हैं, मटेरियल टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे रिसाइकलर व्यूज के अंदर। रिसाइकलर व्यू क्या है? अभी अगर हमने सिंपल एक इमेज शो करनी है अगर, तो हम एक इमेज तो सिंपल ड्रॉएबल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने 1000 इमेजेस शो करनी है ऐप के अंदर तो हम 1000 इमेज व्यूज थोड़ा ना डिक्लेयर करेंगे। तो उसको कैसे हम काउंटर करेंगे कि हम एक इमेज व्यू यूज करेंगे और उससे एक रिसाइकलर व्यू हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर विजेट है जो उसको दोबारा इन्फ्लेट करता रहेगा जिस हिसाब से हम उसको डाटा देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, हम एक लेआउट डिक्लेयर करेंगे जैसे कि करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, हैंड्स ऑन करते हैं इसके लिए। रिसोर्सेज के अंदर जाओ, लेआउट्स के अंदर जाओ और यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ दिख रहा है ना सबको, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे उसका नाम दे दो कुछ भी, लेट्स से टेक्स्ट व्यू होल्डर, ठीक है, ओके। हमारे पास एम्प्टी लेआउट आ गई है, उसके अंदर हम एक टेक्स्ट फील्ड शो कर रहे हैं, टेक्स्ट व्यू, और रैप कंटेंट सॉरी, लेट्स सी बाय एन एग्जांपल, ठीक है। अभी हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट व्यू है, हमने जिसको अलग लेआउट के अंदर डिफाइन करा है, जो कि खाली है, बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा वो, ठीक है। ये टेक्स्ट एक तरीके से हमने प्लेस होल्डर रख लिया है ताकि हमें पता लगे कि हमारे यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास एक लिस्ट है, हम बना लेते हैं यहाँ पे वैल्यू लिस्ट ऑफ पांच स्ट्रिंग ले लें हम यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव। हाँ, अभी हमारे पास समझ लो कि ये एक लिस्ट है जिसके अंदर अलग अलग स्ट्रिंग्स है हमारे पास। हमें ये भी पता है, वैसे एज एन एग्जांपल, अगर बाई चांस हमें नहीं पता कि हमारे पास लिस्ट चाहिए है, हमें उसके अंदर ये पता है कि सिर्फ स्ट्रिंग्स है और उसको हमने यूआई पे शो करना है, तो अब हम एट रन टाइम तो ये नहीं कर सकते ना कि हम अलग अलग इमेज व्यू बनाए जाएं नए और उसके अंदर ये लिस्ट जल जाए। तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है जो कि हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे एक्टिविटी मेन के अंदर, खाली एक्टिविटी करते हैं इसको यहाँ पे, और यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू डिफाइन करते हैं। रिसाइकलर व्यू ये है क्या, इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं यूज करने के बाद जब आपको दिखाऊंगा। तो मैच पेरेंट लेआउट, उसके अंदर हम एक लेआउट मैनेजर ले रहे हैं, लीनियर लेआउट मैनेजर। अभी ये लेआउट मैनेजर क्या है यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया, ये लेआउट मैनेजर ये है कि जो हमारी जो टेक्स्ट व्यू है ना, ये हम यूज करेंगे हर स्ट्रिंग को शो करने के लिए। इसको हम कंस्ट्रेंट कर दें, ओके, ठीक है। तो ये एक टेक्स्ट व्यू हमारे पास सिंपल लेआउट के अंदर, और जितने हमारे पास स्ट्रिंग्स आएंगे हम उतनी बार ये टेक्स्ट व्यू इन्फ्लेट करेंगे। कहाँ पे इन्फ्लेट करेंगे, इस रिसाइकलर व्यू के अंदर, जो कि किस लेआउट किस तरीके से हम इन्फ्लेट करेंगे, लीनियरली, कि पहला टेक्स्ट व्यू ऊपर, उसके नीचे सेकंड, उसके नीचे थर्ड, उसके नीचे फोर्थ, लीनियरली हमारे टेक्स्ट व्यू सारी स्ट्रिंग हमारे यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। कौन सी स्ट्रिंग्स, जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे रिसाइकलर व्यू को, जो कि हमारी ये लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिसाइकलर व्यू सबका डिक्लेयर हो गया। रिसाइकलर व्यू अगर मैं तेज जा रहा हूँ मुझे बता देना कि थोड़ा सा स्लो जाऊं, हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे हम उसका एक और चीज कि अभी हम यहाँ पे ना हर जगह फाइंड व्यू बाय आईडी यूज कर रहे हैं, और फाइंड व्यू बाय आईडी कोई नहीं यूज करता आजकल, क्योंकि कई कारण है इसके। एक तो अगर हमने आईडी थोड़ी सी गलत डाल दी, कुछ भी हो गया और हमने उसके रेफरेंस गलत डाल दी, उसकी टाइप गलत डाल दी, तो हमारे पास डायरेक्टली क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। या हमारे पास अगर हमने टाइप गलत यूज कर दी तो कास्ट नहीं हो पाएगी वो टाइप के अंदर, तो एरर्स के चांसेस, ठीक है। तो अभी क्या यूज रखते हैं हम इसके वर्क अराउंड, हमारे पास दो, एक तो व्यू बाइंडिंग और एक है डाटा बाइंडिंग। ये दोनों लाइब्रेरीज हैं जो कि हमारी एक्सएमएल लेआउट्स को, जो भी हमारे टैग्स वहां पे जो भी हमारे व्यूज हैं, उनको हमारे कोटलिन कोड के अंदर प्रोवाइड कर देती है। हमें पता लग जाता है कि इस लेआउट के अंदर हमारे पास ये टैग्स अभी प्रेजेंट है। तो अभी वो कैसे करना है, वो मैं यूज करूंगा इसको फाइनलाइज करने के बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर, ठीक है। अभी एक बार के लिए हम फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करेंगे, रिसाइकलर व्यू डॉट आईडी डॉट रिसाइकलर व्यू को एक आईडी दे दो, रिसाइकलर व्यू दे देते हैं, ओके। और यहाँ पे उसका रेफरेंस ले लिया हमने, इस रेफरेंस को हम स्टोर कर देते हैं एक वेरिएबल के अंदर, वैल्यू ठीक है। अभी हमारे पास रिसाइकलर व्यू का एक रेफरेंस आ गया जिसके अंदर हम वो इन्फ्लेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास सिंपल ना, हम रिसाइकलर व्यू के अंदर अपना ये नहीं दे सकते कि हमारी ये लिस्ट है और उसके अंदर हमारी इन्फ्लेट कर दो। रिसाइकलर व्यू को कुछ भी नहीं पता हमारे टेक्स्ट व्यू के बारे में अभी तक, क्योंकि हमारा रिसाइकलर व्यू यहाँ पे है, टेक्स्ट व्यू का एक अलग हमारे पास एक्स्ट्रा ही पड़ा है एक्स्ट्रा। इसको कुछ भी अभी मतलब कुछ सपना तो आता नहीं है इसको कि क्या है, कहाँ पे, किसके अंदर यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए हम एक नई चीज बनाएंगे जिसको बोलते हैं व्यू होल्डर। व्यू होल्डर के अंदर हमारे सारे टेक्स्ट व्यूज के बारे में पता होगा उसको, और रिसाइकलर व्यू को व्यू होल्डर के बारे में पता होगा। तो रिसाइकलर व्यू क्या करेगा, जब भी हमारे पास नई लिस्ट के अंदर एलिमेंट आएगा वो व्यू होल्डर नया बनाएगा। व्यू होल्डर क्या करेगा, एक नया इन्फ्लेट करेगा व्यू हमारे स्क्रीन के ऊपर, और उसके अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर हमारी स्ट्रिंग डाल देगा, ठीक है। हम एक व्यू होल्डर बनाते हैं नया, और एक बीच में आएगा अडाप्टर जो व्यू होल्डर को ऑपरेट करेगा, वो भी बताऊंगा क्या है। यहाँ पे जाओ फोल्डर के अंदर जाओ, यहाँ पे एक नई फाइल बनाओ कोटलिन के अंदर, न्यू कोटलिन फाइल, व्यू होल्डर नाम दे दो इसका, क्लास, ठीक है। और इसके अंदर हम टेक्स्ट फील्ड को एक आईडी दे दें यहाँ पे, टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू दे देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू टेक्स्ट व्यू होल्डर को सब हमारे सारे एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए जो यहाँ पे है, जो हमने यूज करनी है। और यहाँ पे बेसिकली अभी हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, एक व्यू है जो है टेक्स्ट व्यू, और उसको हम व्यू होल्डर के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाओ व्यू होल्डर का, और यहाँ पे एक आइटम व्यू ले लो। आइटम व्यू मतलब वो हमारी जो लेआउट फाइल है उसको, इसका मैं कोड आपको अभी दे ही दूंगा अगर सारा आपको टाइप नहीं करना तो। टेक्स्ट व्यू डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। हमारे पास एक व्यू होल्डर आ गया जिसको हमारी लेआउट के बारे में अभी पता है। अभी लेआउट हम उसको देंगे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, जब हम इसको व्यू होल्डर को कॉल करेंगे। व्यू होल्डर को भी कॉल कहाँ पे करना है, व्यू होल्डर को हम कॉल करेंगे एक अडाप्टर के अंदर। अडाप्टर क्या है, अभी रिसाइकलर व्यू के एक एलिमेंट साथ में उसके एक साथी है जो बोलेंगे एक अडाप्टर है जो हमारे रिसाइकलर व्यू को कंट्रोल करेगा, जिसके अंदर कितने एलिमेंट इन्फ्लेट करने हैं और हर एलिमेंट के अंदर हमें क्या कुछ करना है, ठीक है। तो एक नया हम अडाप्टर यहाँ पे बनाते हैं, नई कोटलिन की फाइल, अडाप्टर नाम देते हैं इसका,
और इसको इनहेरिट करते हैं रिसाइक्लर व्यू, रिसाइक्लर डॉट अडाप्टर, और इसके अंदर कौन सा हमारे पास व्यू होल्डर, कोड कॉपी करते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अगला हम शुरू करेंगे जल्दी जल्दी। एग्जिट करते हैं लैब को, यहाँ से दूसरी कोड लैब से इसका कोड उठा लेते हैं अडाप्टर का, उसको समझा दूंगा मैं क्या पे क्या क्या हो रहा है। ये सारा ना आप खुद पढ़ना एक बार, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। क्या मैसेज है? हाँ कोई ना अंशु, आपको हाँ बेसिकली पहले कोटलिन और एंड्रॉइड के बारे में पता होना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। और एक बार जब आपको वो पता लग गया, फिर आप ये खुद जब कोड लैब करोगे घर पे, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे व्यू होल्डर यहाँ पे आएगा, शुड बी एंड्रॉइड एक्स रिसाइक्लर। और ना हर अडाप्टर के अंदर हमारे पास कुछ बेसिकली हमें पहले ही डिक्लेयर करने पड़ते हैं जो फंक्शन हमको ओवरराइड करने हैं, क्योंकि अडाप्टर बनाया तो उसकी कोई फंक्शनैलिटी तो होगी, वो फंक्शनैलिटी कहाँ पे डिफाइन करनी है, वो इन 3 फंक्शंस के अंदर डिफाइन करनी है जो हम ओवरराइड कर रहे हैं बेसिकली एक अडाप्टर के ब्लूप्रिंट से। ठीक है, तो हम ये डिफाइन करेंगे। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन के अंदर क्या होगा, ये लेआउट को इन्फ्लेट करेगा कि एक नया टेक्स्ट व्यू स्क्रीन के ऊपर बनाएगा। ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर क्या होगा, ये हमारे व्यू होल्डर को और उसके जो हमारी स्ट्रिंग है उसके साथ बाइंड करेगा। और जो गेट आइटम काउंट है ये हमारे बताएगा पूरे रिसाइकलर व्यू कितने एलिमेंट्स बनाने हैं टोटल। ये तीनों का फंक्शन ये है। हम यहाँ पे अडाप्टर के अंदर एक नई वो ले लेते हैं, लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, उसको वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे गेट आइटम काउंट के अंदर कितनी हमारे एलिमेंट्स बनने चाहिए, जितनी हमारे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं, लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, एक हमारा फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अभी 2 फंक्शंस की रह गई है, वो कंप्लीट करते हैं एक बार। जब हम सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे तो खुद ब खुद एरर सारे चले जाएंगे। 1 सेकंड, जो हमारा व्यू होल्डर है ना वो भी इनहेरिट करेगा हमारे रिसाइकलर व्यू होल्डर को, तो वो भी लेना है हमें। ठीक है, यहाँ पे एरर खत्म हो गई, यहाँ पे भी एरर खत्म हो गई। अभी ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर हमें लेआउट इन्फ्लेट करनी है। कौन सी लेआउट, टेक्स्ट व्यू होल्डर। वैल्यू लेआउट इन्फ्लेटर बनाते हैं यहाँ पे, जो लेआउट इन्फ्लेट करेगा हमारे लिए। लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम, किससे लेआउट इन्फ्लेटर लेना हमने, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर देखो एक पेरीमीटर हमारे पास पेरेंट व्यू ग्रुप, इससे हमारा लेआउट इन्फ्लेटर मिलेगा हमें। तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर दो पेरेंट को। उसका कोड ले लेते हैं यहाँ से हम, पेरेंट के कॉन्टेक्स्ट से। मैं कोड सारा भी कॉपी पेस्ट करके आपको चैट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी इसका आइटम व्यू ले लें,
अगर हम लेआउट इन्फ्लेटर को यहाँ पे कौन सा डिक्लेयर करना है, लेआउट इन्फ्लेटर के सीधा हम यहाँ पे ले लेते हैं डॉट इन्फ्लेट। क्या इन्फ्लेट करनी है हमारी, डॉट लेआउट डॉट टेक्स्ट व्यू होल्डर। टेक्स्ट व्यू आ गया हमारे पास यहाँ पे, रिटर्न व्यू होल्डर। यहाँ पे हमने व्यू होल्डर अपना रिटर्न कराना है और उसके अंदर हमने एक व्यू पास करना था ना, कौन सा व्यू पास करना है, टेक्स्ट व्यू पास करना है। हमारा दूसरा फंक्शन भी डिक्लेरेशन उसकी पूरी हो गई है। गेट आइटम काउंट को ना हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छा लगे दिखने में। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है इन्फ्लेट के अंदर, none of the following functions can be called with the arguments applied. Why so? Okay. इसके अंदर और आर्ग्यूमेंट्स देने हैं हमें, कौन कौन से पेरेंट आर्ग्यूमेंट है, ये क्यों दे रहे हैं ये अभी जानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ जानना है कि हमने देने हैं। क्योंकि बेसिकली जो एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं, जिन्होंने एंड्रॉइड का पूरा आर्किटेक्चर बनाया है, जिन्होंने रिसाइकलर व्यू की पूरी इंप्लीमेंटेशन की है, उन्होंने ये सारे अपने पैरामीटर्स लिए हैं क्योंकि इनको बैक एंड पे यूज करना है वो, जो कि अभी हमें विजिबल नहीं है यहाँ पे। अभी हमने तो सिर्फ बता दिया कि ये इन्फ्लेट कर दो, इसको यूज कर लो, लेकिन वो इन्फ्लेट कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, वो सारा कुछ वो हमें बैक एंड में हो रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे। बैक एंड का मतलब कि जो पीछे जावा स्क्रिप्ट, जावा फाइल्स हमारी रन हो रही है, जो भी इंप्लीमेंटेशन है उसकी। ठीक है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर क्या करना है, हमें यहाँ पे एक आइटम डिक्लेयर करनी है। आइटम क्या है, लिस्ट के अंदर उसकी पोजीशन। हमें ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर एक पैरामीटर मिल रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर, पोजीशन। पोजीशन क्या है, कौन सी पोजीशन की लेआउट है ये, कि अगर फर्स्ट लेआउट इन्फ्लेट हुई है तो 0 होगी इसकी पोजीशन, और वो 0 से हमने कौन सी यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करना है। बोला था ना ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हमने लेआउट के अंदर डाटा फीड करना है उसको, कि क्या देना है, क्या शो करना है स्क्रीन पे, तो कौन से लेआउट के अंदर शो करना है वो भी तो बताओ उसको। तो यहाँ पे पैरामीटर हमने लिया पोजीशन, और लिस्ट के अंदर से हमने एक एलिमेंट उठा लिया उस पोजीशन का, और यहाँ पे हमने होल्डर भी एक हमारे पास दूसरा पैरामीटर है, जो कि हमारे पास वो व्यू होल्डर है हमारा, और उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर करा था, उसके अंदर हमने टेक्स्ट लेना है और उसको क्या दे देना है, आइटम। क्योंकि आइटम हमारी स्ट्रिंग है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर वो आइटम सेव कर देनी है, शो करनी है। तो बेसिकली हमारा अडाप्टर भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी अडाप्टर को हम कहीं कॉल नहीं कर रहे, तो ये कॉल भी करनी है, इसको प्राइवेट कर दो लिस्ट को, क्योंकि हमें आगे कहीं बाहर यूज नहीं इसका। तो मेन एक्टिविटी के अंदर एक अडाप्टर बनाओ नया, वैल्यू अडाप्टर। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, आई एम न्यूबी टू दिस फील्ड, कैन यू प्लीज सेंड मी योर नंबर। क्या, एक मिनट, very enthusiastic to understand this. Okay, तो अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं आए हो तो मोहित एक बार ना चैट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर देना, क्योंकि आज 2-3 बंदे नए आए हैं तो उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आपको यूट्यूब के लिंक्स मिल जाएंगे आज शाम तक, जो हमारे पहले सेशन हो रखे हैं, जिसके साथ आप ये समझ सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कभी मर्जी पूछ लेना, हम लगभग एक्टिव ही रहते हैं यहाँ पे डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, and it's good to see that someone is enthusiastic for learning this. चलो वापस आए, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम अडाप्टर का इंस्टेंस बना रहे हैं। ठीक है, अडाप्टर इज इक्वल टू अडाप्टर का नया इंस्टेंस, और यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अडाप्टर के अंदर एक कर्नल कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक पैरामीटर दिया था लिस्ट, जिसको यूज करके अडाप्टर पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो वो लिस्ट हमारी कौन सी है, ये वाली लिस्ट हमने दे दी, उसको प्रोवाइड कर दी। अब ये अडाप्टर भी बन गया, रिसाइकलर भी बन गया, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि रिसाइकलर व्यू का अभी तक कोई सपना नहीं है कि हमने अडाप्टर बना लिया है, तो उसको बाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर इज इक्वल टू अडाप्टर। रिसाइकलर व्यू का जो अडाप्टर है वो किसके बराबर है, वो जो हमारा अडाप्टर हमने बनाया है। ठीक है, इसको थोड़ी सी क्लियर करने के लिए इसका नया नाम दे देते हैं आर अडाप्टर, और इज इक्वल टू आर अडाप्टर। तो हमारा
सारा कुछ हो गया है। अगर हमारा पिछली बार जैसे मैंने बताया था कि अगर हम एक बार ही यूज कर रहे हैं तो इसको हम सीधा भी ले सकते हैं। तो इसको अगर हम सीधा भी करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इन्फ्लेट कर दें उसको क्लियर करते वक्त। ओके, तो एक्टिविटी सारा भी हम रिकैप करेंगे अपने दिमाग में कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक्टिविटी बनी हमारी, हमने ऐप लॉन्च किया, एक्टिविटी इन्फ्लेट हुई। एक्टिविटी इन्फ्लेट होने के बाद क्या हुआ, ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ। ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर क्या हुआ, हमने अपनी r.layout.activity मेन डिक्लेयर इन्फ्लेट करी। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक रिसाइकलर व्यू हमारे पास, रिसाइकलर व्यू जो एम्प्टी है, उसको कुछ नहीं पता, खाली रिसाइकलर व्यू है। तो ये इन्फ्लेट करने के बाद हमने एक लिस्ट जनरेट करी जिसके अंदर 1 2 3 4 5 है, और रिसाइकलर व्यू के साथ हमने एक उसका रेफरेंस लिया और उसके अंदर हमने ये अडाप्टर जोड़ दिया। अडाप्टर के अंदर हमने वो लिस्ट प्रोवाइड की जो हमारी 1 2 3 5 जो हमारी लिस्ट थी। अडाप्टर के अंदर लिस्ट हमने जब डिक्लेयर करी तो उसने क्या करा, उसने देखा कितने एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास, 6 एलिमेंट्स से 5 एलिमेंट्स जितने भी हमने डिक्लेयर करे हैं वो आए। उतनी बार उसने व्यूज को बनाया नया। और यहाँ पे एक बाद में एक पॉइंट क्लियर करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो व्यूज बने हमारे। व्यूज बनने के बाद क्या हुआ कि हर व्यू के लिए हमारा एक व्यू होल्डर आया। व्यू होल्डर ने क्या किया, व्यू होल्डर ने हमसे आइटम ली जो कि यहाँ पे है। मैं जूम कर दूं कि दिख रहा है साफ साफ, बताना मुझे। वैसे इस बार मैंने जूम नहीं किया, सही है, ओके। तो उसके अंदर हमने एक आइटम उठाई लिस्ट के अंदर से और उस आइटम को हमने टेक्स्ट व्यू के अंदर मतलब डाल दिया, शो कर दिया। ठीक है, तो ये हो रहा अभी तक हमारा सारा कुछ। तो अभी इसको ट्राई करते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं बाहर। ठीक है, तो लेट्स अभी सारे अपना ये सारा कंप्लीट कर लो। सबका हो गया? वैसे साथ साथ कर रहे थे कि मेरे के अभी देख ही रहे थे, समझ रहे थे पहले, बताना कैसे सा हो गया, समझ रहे थे? ओके, तो चलो फिर मैं आपको ऐप एग्जीक्यूट करता हूँ अपना, तो आप देख पाओ। मेरे फोन की स्क्रीन आ गई है यहाँ पे, और लेट्स गो टू एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, तो इन्फ्लेट करते हैं इसको, रन करते हैं। बनने में हमेशा टाइम लगता है। अभी तक कोई डाउट आया किसी के अंदर, कुछ भी डाउट आया हो किसी को तो पूछ लो, टाइम है अभी हमारे पास, क्योंकि बिल्ड होने में टाइम लगता है। अडाप्टर क्या है? ओके, अडाप्टर हमारे पास एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि रिसाइकलर व्यू की फंक्शनैलिटी डिफाइन करती है। उसके अंदर 3-4 मेथड्स हमें पहले से डिक्लेयर्ड हैं जिसकी फंक्शनैलिटी हम बताएंगे ओवरराइड करके। यहाँ पे हमने 3 मेथड ओवरराइड किए, उसकी फंक्शनैलिटी हमने बताई, और वो फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है कि हम क्या बताते हैं। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर उसका काम है कि लेआउट इन्फ्लेट करनी है, तो हमने लेआउट इन्फ्लेट करवाई कौन सी, टेक्स्ट डॉट व्यू होल्डर, टेक्स्ट अंडरस्कोर व्यू होल्डर ये वाली। और ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर क्या काम है उसका, कि ये वाली जो इन्फ्लेट करी है उसको यूज करके उसके अंदर हमने डाटा शो करना है। तो अडाप्टर का मेनली यही काम है। और इसका रिसाइकलर व्यू यूज करने का फायदा क्या हुआ? रिसाइकलर व्यू यूज करने का ये फायदा है कि दिखाता हूँ पीपीटी में, समझ आता है कि अगर एक सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी ये एक व्यू है हमारा पूरा का पूरा, जो हमने यहाँ पे अडाप्टर को फीड करा है। अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो ये व्यू रेप्लिकेट हो रहा है हमेशा, पहली बार ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और उसके अंदर हमेशा सिर्फ चेंजेस हो रहे हैं जो हमने फीड किया उसको वैल्यू को। यहाँ पे तीनों की तीनों स्ट्रिंग्स चेंज हो रही हैं, बाकी व्यू बिल्कुल सेम टू सेम रह रहा है, बस उसके अंदर डाटा चेंज हो रहा है। ये तो समझ आ रहा है सबको? आ रहा है कि वो व्यू रेप्लिकेट हो रहा है, हमेशा बार बार दोबारा बन रहे हैं। तो बेसिकली रिसाइकलर व्यू का काम क्या है? रिसाइकलर का ये काम है कि जितने हमारे स्क्रीन पे व्यूज दिख रहे हैं ना, उतने व्यूज वो नए बनाएगा। जैसे समझ लो यहाँ पे हमारे पास 3 और 3 6, तो मान लो कि एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, रिसाइकलर व्यू ने 7 व्यूज नए बनाए। तो 7 व्यूज नए बनाने के बाद वो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी लिस्ट 1000 एलिमेंट्स की है तो वो 1000 व्यूज बनाएगा, नहीं, वो सिर्फ क्या कहते हैं वो बने करेगा। क्या कह रहा था मैं, ऐप बिल्ड हो गया इसलिए मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया उसके अंदर। हाँ, कि 7 व्यूज उसने बनाए। 7 व्यूज के बाद जब हम स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे नीचे तो होगा क्या, स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए जब हमारा 8वां व्यू आएगा तो जो फर्स्ट व्यू हमारा स्क्रीन से बाहर चला गया है उसी को रीयूज करेगा, वो हमेशा नया व्यू नहीं बनाएगा। जैसे ही हमारा एक स्क्रीन को हमने स्क्रॉल किया, ऊपर एक व्यू हमारा बाहर चला गया, एक सेकेंड,
मीट के अंदर आने दो मुझे ताकि एक्सप्लेन कर पाऊँ। जैसे हमने स्क्रीन को स्क्रॉल किया तो जो ऊपर वाला एलिमेंट व्यू हमारा था वो बाहर चला गया स्क्रीन से, और जो नया नीचे व्यू आएगा वो क्या करेगा, उसी को रीयूज करेगा, ऊपर से उठाया और नीचे फिट कर देगा, उसके अंदर डाटा चेंज कर देगा। तो रिसाइकलर व्यू के अंदर रिसाइकल हो रही है व्यूज, नाम जैसे उसका है। तो रिसाइकलर व्यू हमारे व्यूज को रिसाइकल करता है हर नया डाटा शो करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि हमें परफॉर्मेंस गेन मिलता है कि हमें इतने सारे व्यूज बनाने नहीं पड़ते, वही हमारे व्यूज दोबारा दोबारा रिसाइकल हो रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी हमारा ऐप कहाँ पे है मेरा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 आया, ये देखो, अब ये मुझे कोई आइडिया नहीं था यहाँ पे 1 आएगा। तो बेसिकली हमारा ऐप ने कोई गड़बड़ कर दी, हमसे कोई गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है, लेट्स सी। अभी यहाँ पे डिबगिंग का काम आएगा। लिस्ट का साइज 1 2 3 4 5, लिस्ट के साइज तो 5 ही है। तो क्या इश्यूज हो सकते हैं, किसी को इशू दिख रहा है कि मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया हो? अच्छा, लग गया, बता इशू क्या है। यहाँ पे हुआ क्या हमारे से कि हमने जो टेक्स्ट भी इन्फ्लेट करा ना, कहाँ पे गया, हाँ, यहाँ पे अभी हमें दिख क्या रहा है, मेरा सिर्फ 1 इन्फ्लेट हुआ, 1 नहीं हुआ, हमारे सारे इन्फ्लेट हुए हैं, लेकिन वो हमारा पूरा एक पेज का कवर ले रहे हैं। जैसे 1 यहाँ पे है, तो अगर मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे 2 आ गया, ऐसे 3 आ गया, हमारा सही चल रहा है। लेकिन जो हमारा व्यू होल्डर था उसने पूरी स्क्रीन कवर कर ली, तो उसकी स्क्रीन कवर करने का कम करते हैं इसको। यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टेंट लेआउट है ना, यहाँ पे देख रहे हो सभी, क्या इशू है यहाँ पे, मुझे ये बताओ कि हमारी पूरी स्क्रीन रोक रहा है, पूरा का पूरा एक व्यू होल्डर, बल्कि इसको सिर्फ रैप कंटेंट करना चाहिए था, जो मैंने नीचे रैप कंटेंट दिया है। हाँ, ऊपर मैच पेरेंट आ गया गलती से नहीं, मतलब जो प्री डिफाइंड कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो उसके अंदर रैप पेरेंट कर दे, यहाँ पे रैप कंटेंट, सॉरी। तो अगर हम इसको दोबारा भी इन्फ्लेट रीरन करें, लेट्स सी, इंस्टॉल कर, अभी सही हो गया। तो अभी हमारे रिसाइकलर व्यू है जिसके अंदर हमने नए स्ट्रिंग्स शो की। अभी ऐसे ही हम इमेजेस शो कर सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट व्यू की जगह हम इमेजेस ले लें, और इमेजेस को कैसे इन्फ्लेट करें, ड्रॉएबल्स के अंदर हम इमेजेस डाल लें और उसकी एक लिस्ट बना लें हर चीज की, और उसको अडाप्टर को फीड करना है। तो वो तो अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस चीज को इन्फ्लेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स को इन्फ्लेट करा टेक्स्ट व्यू के अंदर, तो आप इमेजेस को इमेज व्यू के अंदर कर सकते हो, काफी चीजों को कर सकते हो। कैसे, आप व्यू होल्डर के अंदर जाओ, यहाँ पे 3-4 चीजें डिफाइन करो, जैसे कि टेक्स्ट व्यू को मैं 2 टेक्स्ट व्यू कर देता हूँ, टेक्स्ट व्यू सेकंड, इसका आईडी चेंज कर देता हूँ। यहाँ व्यू होल्डर के अंदर एक और डिफाइन कर लो टेक्स्ट व्यू, इसका नाम भी 2 रख लो और इसका आईडी भी 2 को दे दो। तो अभी हम हर अडाप्टर के अंदर 2-2 टेक्स्ट व्यू शो कर सकते हैं। ऐसे ही हम अपनी मतलब डायनामिक्स कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हमें करनी है चीजें पहले से बताओ उसको कि क्या क्या करना है, और उसके अंदर वो चीजें करते रहो अपने यूजेज के हिसाब से। तो ये तो हमारा रिसाइकलर व्यू, ये क्लियर हो गया। अभी किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर कि रिसाइकलर व्यू काम क्या है, कहाँ पे यूज करना है? समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो चैट बॉक्स के अंदर बता दो। ओके, समझ गए, ठीक है। तो ये था हमारा रिसाइकलर व्यू। तो अभी हमारा बेसिकली हमें एक स्क्रीन के ऊपर हमने जो भी कुछ करना है हम कर सकते हैं एक स्क्रीन के अंदर, ठीक है। हमने अभी तक यही सीखा, हमने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट कैसे करना है, नई चीजें कैसे ओपन करनी है, वो भी हमने सीखा नहीं, वो मैं सिखाऊंगा। तो एक और चीज बतानी थी कि कॉन्स्टेंट लेआउट ना सिर्फ एक एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पे पूरी डिस्प्ले के एक स्क्रीन के अंदर अंदर है, इसको हम स्क्रॉल नहीं कर सकते। रिसाइकलर व्यू भी हमारा पूरा स्क्रीन के अंदर है, लेकिन रिसाइकलर व्यू के अंदर इनबिल्ट स्क्रॉलिंग है कि हम रिसाइकलर व्यू के अंदर ही स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, पूरी स्क्रीन को स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने समझ लो यहाँ पे 5-6 टेक्स्ट फील्ड और दे दिए और वो स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं, जैसे कि से यहाँ पे टेक्स्ट व्यू दे देते हैं, इमेज व्यू कह देता हूँ, इमेज व्यू से दिखाना अच्छा हो, समझ जल्दी जाओगे। इमेज व्यू 300 की ले लेते हैं, 300 डीपी, और इसके अंदर एक सोर्स
तो ये हमारे पास एक इमेज व्यू आ गया है जो कि हमने टेक्स्ट रिसाइकलर व्यू के नीचे रख दिया। अभी देखो कि जो ये हमारा इमेज व्यू है ये हमारा स्क्रीन से बाहर चला गया, और जब मैं ऐप को बनाऊंगा तो हमारा सिर्फ रिसाइकलर व्यू के अंदर हम स्क्रॉल कर पाएंगे, हमारा इमेज व्यू कभी हम स्क्रीन के अंदर आएगा ही नहीं। तो इसको क्या करना है, इसको करने के लिए कॉन्स्टेंट लेआउट को चेंज करके कॉन्स्टेंट लेआउट को भी एक नई लेआउट के अंदर डाल दो। यहाँ पे एक नया लेआउट डिफाइन करो टॉप लेवल पे, स्क्रॉल व्यू, और कॉन्स्टेंट लेआउट को नीचे सारा लेआउट को एम्प्टी स्क्रॉल व्यू के अंदर डाल दो। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज, तीनों चीजें सारा कुछ अभी हमारे एरर्स चले गए हैं लगभग। इसके इमेज व्यू के ऊपर एरर इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ सारे कॉन्स्टेंट्स नहीं बताए अभी तक, तो हम यहाँ पे अभी अपना पूरा का पूरा स्क्रॉल कर सकते हैं। रैप कंटेंट करते हैं इसको। स्क्रॉल व्यू के अंदर भी उसके हाइट्स और विड्थ हमें डिफाइन करनी है, मैच पेरेंट। तो अभी अगर हम रिसाइकलर व्यू को फुल कर दें यहाँ पे, रिसाइकलर व्यू के भी ठीक है, टॉप टू बॉटम ऑफ पेरेंट, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। अगर अभी हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर सिर्फ हमने इतना दिया, लेकिन अगर इसको कॉन्स्टेंट लेआउट को भी मैच पेरेंट कर दें, चलो छोड़ो, बेसिकली जो बताने का काम था मेरा कि रिसाइकलर व्यू भी खत्म होने के बाद अगर हमारा इमेज व्यू स्क्रीन से बाहर जा रहा है, अगर मैं इमेज व्यू को भी 3-4 इमेज व्यू बना दूंगा ये, तो ये स्क्रीन से बाहर जाएंगे जब मैं इनके कॉन्स्टेंट चेंज करूंगा। ठीक है, तो जब ये स्क्रीन से बाहर जाना चला जाएगा मेरे सारे व्यूज, तो अभी इनको स्क्रॉल कर पाएंगे हम तभी जब हमने सारा का सारा स्क्रॉल व्यू के अंदर डिफाइन करा होगा। अगर हमने यहाँ पे स्क्रॉल व्यू नहीं लगाया तो जो भी हमारा स्क्रीन से बाहर जाएगा जब भी डाटा, तो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि स्क्रीन के अंदर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होगी स्क्रॉल करने की, क्योंकि कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर कोई स्क्रॉलेबिलिटी नहीं है हमारे पास। तो कॉन्स्टेंट लेआउट को स्क्रॉल व्यू के अंदर डालने के बाद हम पूरी स्क्रीन स्क्रॉल कर सकते हैं। रिसाइकलर के अंदर इनबिल्ट स्क्रॉलेबिलिटी है, तो हम वहां पे पूरा स्क्रॉल कर पा रहे थे रिसाइकलर के अंदर ही। तो ये थी बताने की मेरी चीज। और यहाँ पे हमारा रिसाइकलर व्यू फिनिश होता है और कोड लैब यहाँ पे पूरा हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया आज का। कौन सा यूनिट लेयर कंप्लीट हुआ दिखाता हूँ, एक सेकंड। एंड्रॉइड बेसिक्स इन कोटलिन यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। दोनों के अंदर हमने आज यूनिट 2 कंप्लीट किया। इसके अंदर रिसाइकलर व्यू था और मटेरियल के यूआई विजिट्स थे जो हमने दोनों कर लिए। उन दोनों को कंप्लीट करना है और ऐप बनाना आपको, और उसके बैजेस क्विज देके कंप्लीट करके बैजेस आपके डेवलपर प्रोफाइल के अंदर डाल देने हैं। ठीक है, जब भी आप फ्री हुए। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। आज हम चाहेंगे अपने प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नई यूनिट। ये हमारे पास ऑप्शनल है, क्योंकि जो एंड्रॉइड स्टडी उसके अंदर हमें जो एंड्रॉइड गूगल की तरफ से हमें गाइडलाइंस आई हैं, हमें एक कंप्लीट करवानी थी, हमने पहली कंप्लीट करवा दी है, तो हमारा काम वहां पे खत्म हो गया है। लेकिन दूसरी शुरू करनी है सबने। आपके रिस्पॉन्स से बताओ कि आगे जो बेसिक काम है अभी कि जो आपको डेवलपमेंट करनी है, उसके अंदर जो चीजें मेन सीखनी है जो कि आप यूज करोगे दिन ब दिन, वो इसके अंदर है। तो ये करना है कि नहीं करना? यस, स्टार्ट करवा दो। ओके, करना है। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास 2 यूनिट हैं। दोनों यूनिट के अंदर 5-5 एप्स हैं। पहली यूनिट के अंदर भी 5 एप्स बनाने हैं, दूसरी यूनिट के अंदर भी 5 एप्स बनाने हैं। एप्स का मतलब कि अलग अलग कंसेप्ट यूज करके बनाने हैं, कि हर बार हर कोड लैब के अंदर आप नया कंसेप्ट सीखेंगे। उस पाथवे के बाद आपको एक ऐप कंप्लीट करके क्विज देना है उसका, और क्विज देने के बाद आपको बैजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका है बिल्डर फर्स्ट ऐप, हमने जो कर लिया है। तो कई चीजें हमने कर ली हैं, क्योंकि ये दूसरी बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होएगा ये भी।
बिल्ड योर फर्स्ट ऐप हमारी कोड लैब कंप्लीट हो चुकी है, पाथवे। बिल्ड एन इंटरेक्टिव ऐप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेआउट्स अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो हमने यूज करी है कॉन्स्टेंट लेआउट्स, ठीक है, जो कि हम दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कॉन्स्टेंट लेआउट यूज किया हमने अभी तक। हमारे पास 2 और लेआउट्स हैं जो कि हम काफी बार देखेंगे। एक है लीनियर लेआउट, उसके अंदर क्या है, सिर्फ लीनियरली कि एक व्यू उसके ऊपर उसके नीचे से वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, कि एक दूसरा तीसरा ऐसे, सिर्फ लीनियरली हम उसमें बताएंगे। रिलेटिव लेआउट के अंदर क्या है कि हमने एक व्यू स्क्रीन के टॉप पे रख दिया, जब हम दूसरा व्यू डिक्लेयर करेंगे तो हम बताएंगे दूसरे व्यू के एक्सएमएल टैग्स के अंदर ये पहले व्यू के लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, बॉटम पे है, उसके टॉप पे है। ये चीजें रिलेटिवली डिक्लेयर करेंगे व्यूज को कि पहला, फिर उसके राइट साइड पे दूसरा, फिर उसके बॉटम में तीसरा, ऐसे रिलेटिवली डिक्लेयर करने के लिए रिलेटिव लेआउट। लेकिन दोनों के अंदर इतनी कम फंक्शनैलिटी कि हमें तीसरी कांस्टेंट लेआउट आया गूगल की तरफ से, और ये लगभग सारा कुछ कवर कर देता है। रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट के अंदर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप की सपोर्ट नहीं है। जैसे तो यहाँ पे हमने सिंपल ड्रैग किया, उसकी कांस्टेंट को चेंज करा, जहां मर्जी लगा दिया और वो वहां पे सेट हो गया एलिमेंट। वहां पे नहीं है ये चीजें, वहां पे हमें सिर्फ यहाँ पे खुद एक्सएमएल टैग के थ्रू टाइप करके बताना पड़ेगा लीनियर और रिलेटिव के अंदर। तो वो चीजें सीखनी है आपको, वो पुराने हो गए लेकिन कभी कभी काम आते हैं, क्योंकि उनके अंदर फिर परफॉर्मेंस ओवरहेड कम है। क्योंकि लीनियरली आपने अगर चीजें बताई तो उसको इतना कॉन्स्टेंट सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, कि पहला व्यू बनाया, दूसरा तीसरा काम खत्म। तो वो सिंपल चीजों बनाने के लिए काम आता है, लेकिन वो हम ज्यादातर यूज नहीं करेंगे, बहुत कम, रेयरली यूज मिलेगा आपको उसका यूजेज। पहले बहुत था जब तक कॉन्स्टेंट लेआउट की एंट्री नहीं हुई थी, अभी हो गई है। तो वो चीजें बिल्कुल सिंपल है, वो आप सीख सकते हो। तो मैं आपके ऊपर डिपेंड छोड़ दूंगा कि आपको सीखनी है कि नहीं सीखनी, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे पूछ लो। अभी जो मैं बता रहा था कि फाइंड व्यू बाय आईडी हम यूज नहीं करते, हम अभी तक कर रहे हैं, लेकिन हमें फाइंड व्यू बाय आईडी से एक तरीके से बचते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर बहुत एरर्स आने के चांसेस हैं। तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस क्या है, डाटा बाइंडिंग, व्यू बाइंडिंग। डाटा बाइंडिंग का क्या काम है, डाटा बाइंडिंग के अंदर हम पूरी की पूरी लेआउट को एक नए टैग के अंदर बता देंगे। जैसे कि ये पूरी स्क्रॉल व्यू हमारे पास, हमने यहाँ पे डाटा बाइंडिंग इनेबल करनी है, तो इसको लेआउट टैग हमारे पास एक दिख रहा है, हिंट में पहला आ गया, उसके अंदर डिफाइन करेंगे। जिस लेआउट को हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर टैग्स के अंदर, तो उसके अंदर डाटा बाइंडिंग खुद ब खुद इनेबल हो जाएगी। और उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा बिल्ड फीचर्स, शो यू, एक सेकंड यहां से ले लेते हैं। तो गूगल प्रेफर करती थी डाटा बाइंडिंग आज तक, क्योंकि डाटा बाइंडिंग में क्या था कि हम एक्सएमएल में भी हम सीधा बता देते हैं कि ये एलिमेंट इन्फ्लेट कर रहे हैं। जैसे कि एक और चीज है व्यू मॉडल्स। व्यू मॉडल्स क्या है, ये लाइफ साइकिल्स के अंदर बताना था मैंने, लेकिन चलो कोई ना, पहले शुरू कर देते हैं। व्यू मॉडल क्या है, व्यू मॉडल है हमारे पास एक तरीके से, लेट मी शो यू बाय MVVM, एक सेकंड। ठीक है, अभी अगर आपने अभी तक ऐप्स बनाए हैं, अगर घर पे बनाए होंगे वैसे, जैसे कि आपने सामने बताया कि नहीं बनाया अभी तक, तो एक इशू आता है कि जब भी आप स्क्रीन की डिवाइस रोटेशन करोगे ना, तो आपका ऐप का सारा डाटा रिमूव हो जाएगा वहां से। जब भी हम डिवाइस रोटेशन करेंगे या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे डिवाइस के रिलेटेड, तो क्या होगा कि हमारी पूरी की पूरी ऐप की एक्टिविटी री इनिशिएट होगी, पूरी की पूरी बिल्कुल स्टार्टिंग से दोबारा इन्फ्लेट होगी हमारी सारी एक्टिविटी। उसके अंदर डाटा बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल हमारा नया रन हो जाएगा। जैसे हम कंप्यूटर बंद करके दोबारा ऑन कर रहे हैं ना, वैसे ही डिवाइस रोटेशन पे हमारी एक्टिविटी का सारा डाटा रिमूव होके दोबारा इन्फ्लेट होएगा सारा कुछ हमारा सेट कंटेंट, जो भी हमारा ये ऑन क्रिएट व्यू के अंदर फंक्शन था ना, यहाँ पे सारा का सारा दोबारा रन होगा। समझ लो कि यहाँ पे एक व्यू हमारे पास टेक्स्ट था, उसके अंदर हमने इन्फ्लेट करा यहाँ पे कि हेलो, लेकिन हमने एक बटन डाला और उस बटन के प्रेस होने के बाद क्या था कि वो टेक्स्ट मूव करके वहां पे कर देगा हेलो अगेन। तो जब भी हमने स्क्रीन रोटेशन करी तो वो हेलो अगेन रिमूव होके हेलो आ जाएगा, क्योंकि सेट कंटेंट ऑन क्रिएट के अंदर हमारे पास हम पहले हमने डिक्लेयर करा था हेलो। जब तक हम दूसरी बार वो बटन नहीं प्रेस करेंगे तब तक वहां पे हेलो ही रहेगा, बल्कि हमने पहले हेलो अगेन कर दिया था डिवाइस रोटेशन से पहले।
तो ये एक लिमिटेशन है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जब भी हम डिवाइस रोटेशन करेंगे तो हमारा ऐप बिल्कुल एक तरीके से नए टाइम पे चलेगा। अगर हमारा जो भी वो फील्ड है हमारी एक्टिविटी क्लास के अंदर है, इस क्लास के अंदर है, तो ये क्लास दोबारा बनेगी बिल्कुल नई स्टार्टिंग से। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए व्यू मॉडल्स आए। व्यू मॉडल क्या है अभी, वो भी एक तरीके से क्लास है। यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ पोर्टिंग की मैं, मेन व्यू मॉडल क्या है ये मैं समझाता हूँ, एक मिनट। ये इनहेरिट होगी इस क्लास से, व्यू मॉडल से, ठीक है। और ये बनेगी कहाँ पे, हम ऑन क्रिएट पे बनाएंगे। यहाँ पे मैं समझाऊंगा ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक सेकंड मुझे कर लेने दो। हमें ना इंस्टॉलेट करने की जरूरत उसको पड़ती नहीं कभी, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर लाइब्रेरी आती है एक, उससे करते हैं। चलो उससे आपको बेस्ट प्रैक्टिस मिल जाएगी। चलो कोई ना, एक बार बताता हूँ व्यू मॉडल क्या है, फिर चलते हैं उसके आगे। तो व्यू मॉडल है क्या, अभी जैसे कि मैंने बताया कि डिवाइस रोटेशन के बाद हमारी पूरी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई और उसके बाद दोबारा बनी है। लेकिन व्यू मॉडल के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बार हमने व्यू मॉडल बना दिया तो उसके अंदर जो भी डाटा है और जब तक हमारी एप्लीकेशन किल नहीं होती, हम बैकग्राउंड से उसको रिमूव नहीं करते, तो तब तक एक्टिव रहेगा। कब तक एक्टिव रहेगा वो हम डिपेंड करता है कि हमने किस में बनाई है। अगर हमने समझ लो कि वो व्यू मॉडल को इन्फ्लेट करा मेन एक्टिविटी के अंदर, तो जब तक हमारी मेन एक्टिविटी जिंदा है, जब तक बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होती, तब तक हमारा व्यू मॉडल भी जिंदा है। और मेन एक्टिविटी अगर हमारी री कन्फिगर हो रही है, जैसे हमने डिवाइस रोटेशन करी तो बिल्कुल की बिल्कुल दोबारा बनी, तो व्यू मॉडल नहीं बनेगा। व्यू मॉडल वैसा का वैसे ही रहेगा, उसके अंदर डाटा भी वैसा ही रहेगा। तो वो डाटा रीयूजेबल है कि अगर हमने उसके अंदर एक व्यू मॉडल के अंदर फील्ड यूज कराना है, यहाँ पे वैल्यू टेक्स्ट रख लिया हमने, एक स्ट्रिंग है ये, ठीक है, वेरिएबल। और यहाँ पे एक बटन हमने लिया नया, कुछ भी ले लो, जो रिसाइकलर व्यू, तो कोई भी बटन ले लिया हमने, ये एज एग्जांपल ही अभी। और इसके अंदर हमने व्यू मॉडल की ये स्ट्रिंग चेंज कर दी। और एक हमारा जो टेक्स्ट व्यू है हमारा यहाँ पे, जो कि हमने डिफाइन नहीं करा, मैं सिर्फ एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ये कोई अभी प्रैक्टिस के अंदर नहीं कर रहे। तो वो टेक्स्ट व्यू को हमने क्या करना है, वो सिर्फ ये फील्ड टेक्स्ट शो करेगा। तभी होएगा क्या कि जब हमारी एक्टिविटी बनी तो पहले तो इसके अंदर हेलो था, ठीक है, हेलो, तो वो हेलो शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे कोई भी बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्नर के अंदर ये हेलो को हेलो अगेन कर दिया, हेलो अगेन हो गया और हेलो अगेन शो हो रहा है टेक्स्ट फील्ड के अंदर। लेकिन जैसी एक्टिविटी चेंज होगी, हमारी दोबारा इंस्टेंस बना उसका, तो वो हेलो अगेन ही शो करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर बता रखा था कि वो सिर्फ व्यू मॉडल के फील्ड को शो करे। तो वो हेलो अगेन ही शो करेगा, क्योंकि व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय नहीं होता जब तक हमारी मेन एक्टिविटी स्क्रीन के ऊपर है। ये बताना था मेरा मेन, कि व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय नहीं होगा और ये डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को ओवरकम कर देगा। लेकिन इसको अभी यूज हम नहीं करेंगे, इसको आगे क्लास कोड लैब के अंदर यूज करेंगे। तो इसको रिमूव कर दो एक बार, सिर्फ एक बार आइडिया देना था कि क्या होता है इसका काम, ठीक है।
तो वहीं पे बैक में आते हैं और हम फाइंड व्यू बाय आईडी को रिप्लेस करेंगे अभी यहाँ से। ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यू बाइंडिंग इनेबल करनी है। व्यू बाइंडिंग लाइब्रेरी है गूगल की तरफ से, हमें व्यू बाइंडिंग इनेबल, इसके लिए एक टैग हमें ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर डालना पड़ेगा, जो कि टैग हमें ये बताएंगे गूगल वाले, क्योंकि हमें तो सब कुछ नहीं पता। एंड्रॉइड के अंदर बिल्ड फीचर्स के अंदर हमें इनेबल करनी है, तो ये आपको खुद में सर्च करके देखना पड़ेगा। ये आपको मतलब पता नहीं है हमें कुछ भी, ये हमें सीख रहे हैं साथ साथ गूगल से। गूगल ने अपना एक एंड्रॉइड इकोसिस्टम बनाया है और उससे हमने देख देख के अपने ऐप्स बनाने हैं एंड्रॉइड के लिए। तो एंड्रॉइड कहाँ पे हमारा, एंड्रॉइड ये रहा, उसके अंदर बिल्ड फीचर डिफाइन करने ये रहे, ठीक है। अभी व्यू बाइंडिंग क्या करेगा, जितनी भी हमारी लेआउट्स है ना उसके लिए हमेशा नई एक क्लास बना देगा बैकग्राउंड में, जो क्लास के अंदर हमारे एलिमेंट्स होंगे, जो भी हमारे व्यूज होंगे उसके अंदर, और हमें सीधा का सीधा मेन एक्टिविटी फाइल के अंदर बना सकते हैं। तो व्यू बाइंडिंग इनेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे सेट कंटेंट भी कॉल किया था ना, अभी हमने सेट कंटेंट भी कॉल नहीं करना यहाँ पे, अभी हमने कॉल करनी है मेन एक्टिविटी। यहाँ पे वैल्यू लेट, एक मिनट बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड। बिल्ड करना पड़ेगा हमें यहाँ पहले, क्योंकि ये चीज बनी नहीं है। तो व्यू बाइंडिंग अब एक बार जो टैग मैंने ऐड करा ना यहाँ पे, कौन सा टैग, एंड्रॉइड के अंदर ये वाला, तो सारे ऐड कर दो एक बार साथ साथ में। तो साथ साथ में बताता जाऊंगा मैं क्या क्या चीजें हैं। और इसके बाद ये मेक बटन पे क्लिक कर देना, ये वाले मेक बटन पे, ताकि आपका ऐप दोबारा सारे के सारे रिकन्फिगर हो जाए अच्छे से। जो भी चीजें आपने एडिट करी हैं सारी रजिस्टर हो जाए ऐप के अंदर। तो अभी हमने मेन बाइंडिंग कॉल करी है, तो हो जाएगा। इसको मेक करने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने व्यू बाइंडिंग पूरी की पूरी जनरेट हो रही है सारी क्लासेस की, सारी लेआउट्स के लिए। अभी तक कोई किसी को डाउट आया तो पूछ लो। यहाँ पे एक लेट इनिशियल, हाँ यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यूज किया था लेट इनिट, ठीक है, लेट इनिट। ये क्या वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ, जैसे बाइंडिंग नाम दिया मैंने, जो कि एक्टिविटी मेन बाइंडिंग है, ये देखो डिक्लेयर होगी ना, ये अभी हमारे पास नई क्लास आ गई एक एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। अभी बाइंडिंग एक मेरे पास वेरिएबल है जिसकी टाइप क्या है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और उसको अभी मैंने डिक्लेयर नहीं किया, डिफाइन नहीं किया वो क्या है। तो वो है क्या, वो बाद में डिफाइन करूंगा मैं। तो इसके करने के दो अप्रोचेस थे मेरे पास, कि मैं इसको पहले नल डिफाइन कर दूं कंपाइल टाइम पे, और इसको बाद में वेरिएबल इसका टाइप चेंज करके मैं इसको दे दूं एक्टिविटी मेन बाइंडिंग की, जो भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कोटलिन के अंदर हम नल को जितना हो सके करते हैं प्रिवेंट, कि नल डिक्लेयर नहीं करना कहीं भी। तो उसके नल ना करना हमें जरूरत पड़े, तो उसके लिए हम एक कोटलिन ऑप्शन देते हैं लेट इनिशिएशन, यहाँ पे लेट इनिट। तो ये कीवर्ड हमें बता देता है कि जो बाइंडिंग वेरिएबल है उसकी इनिशियलाइजेशन बाद में करेंगे रन टाइम पे। तो अभी बाइंडिंग यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे, बाइंडिंग इज इक्वल टू मेन एक्टिविटी डॉट एक सेकेंड, व्यू बाइंडिंग लाइब्रेरी की गूगल पे डॉक्यूमेंटेशन से देखते हैं कैसे डिक्लेयर करनी है ये। ओके, तो इसका यूजेज हमें बताई है गूगल ने, एक्टिविटी, जो कि हमारी यहाँ पे एक्टिविटी मेन, लेआउट क्लास का हमारा नाम क्या था एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, तो उसको चेंज करके जो हमारी बाइंडिंग क्लास बनी है वो क्या है एक्टिविटी मेन कैपिटल्स में और बाइंडिंग। तो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और इन्फ्लेट के अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास करनी है लेआउट इन्फ्लेटर, जो कि हमारी क्लास मेन एक्टिविटी के अंदर हमें पता है पहले से ये कीवर्ड, ठीक है, वेरिएबल। तो ये पास करने के बाद बाइंडिंग
डॉट ठीक है, यहाँ पे एक व्यू लेंगे हम जो कि हमारी पूरी की पूरी लेआउट को दिखाएगा। वो क्या है, बाइंडिंग डॉट रूट, ठीक है। और सेट कंटेंट व्यू जो कि हम नॉर्मली पहले कर रहे थे पूरी की पूरी, यहाँ पे आर डॉट आई डी हमने दी थी ना, आर डॉट लेआउट डॉट क्या था उसका नाम, एक्टिविटी में। ये हमारी पहले कॉल थी जब हमने व्यू बाइंडिंग इनेबल नहीं करी थी। अभी इसको चेंज करके क्या करना है, जो यहाँ पे हमने बाइंडिंग से व्यू लिया है, ये वाला व्यू ये पास करना है। That's it. ये 2 स्टेप्स करने के बाद बाइंडिंग वेरिएबल नया डिक्लेयर करा, उसको इनिशियलाइज करा, इनिशियलाइज करने के बाद सेट कंटेंट व्यू के अंदर उसके रूट बाइंडिंग डॉट रूट मतलब ये पूरी की पूरी लेआउट इन्फ्लेट कर दी। ये प्रोसीजर गूगल की तरफ से बाइंडिंग इनेबल करने के बाद ये करना जरूरी है। जब ये कर दिया, अभी हमें फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करने की जरूरत नहीं है। रिसाइकलर व्यू को हम कैसे रेफरेंस लेंगे, रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू। देखो यहाँ पे भी मुझे टाइप भी बतानी नहीं पड़ेगी। पहले मैंने यहाँ पे टाइप बताई थी ना कि मैं कौन सा वेरिएबल है फाइंड व्यू बाय आईडी के बाद कि वो रिसाइकलर व्यू है। यहाँ पे बाइंडिंग के कारण अभी हमारे टाइप सेफ्टी आ गई कि हमें टाइप बतानी नहीं पड़ी। गलत टाइप बताते तो क्रैश हो जाएगा, अभी हमें वो नहीं बताना पड़ा। यहाँ पे हमें टेंशन नहीं है कि हम गलत रेफरेंस ले लेंगे। अगर हमारा कोई एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं तो बाइंडिंग के अंदर भी नहीं है। अगर समझ लो कि व्यू होल्डर के अंदर मेरा एक एलिमेंट था टेक्स्ट व्यू, तो फाइंड व्यू बाय आईडी के अंदर मैं आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू डाल सकता था यहाँ पे, लेकिन बाइंडिंग के अंदर टेक्स्ट व्यू नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि वो मेरी क्लास के अंदर लेआउट फाइल के अंदर नहीं है। सिर्फ रिसाइकलर व्यू है तो रिसाइकलर व्यू ही उठाएगा। और रिसाइकलर व्यू का रेफरेंस लेने के बाद उसका मैंने अडाप्टर डाल दिया। ये अभी यहाँ पे हुआ क्या फायदा कि बाइंडिंग में अंदर जो हमारा फाइंड व्यू बाय आईडी था वो रिप्लेस हो गया। फाइंड व्यू बाय आईडी के कारण अभी हमें कोई भी नल एरर्स नहीं आएंगे, कभी भी हमें कोई टाइप कास्टिंग एरर नहीं आएगा कि अगर बाई चांस हमने टेक्स्ट व्यू को गलत टाइप बता के उसका एडिट टेक्स्ट रख दिया तो टाइप कास्टिंग एरर हो जाता, वो नहीं कभी आएगा। तो बाइंडिंग ने हमारे कई एरर्स जो कि गलती से आते, क्योंकि गलती करनी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी हो सकती है, मिस टाइप हो सकता है कुछ भी, तो वो सारी चीजें चली गई। अभी हमारे ऐप के अंदर एक पूरा का पूरा एक स्टेबल चीज आ गई है कि हमें पता है कि कौन सी लेआउट फाइल के अंदर क्या आया और हमने कहाँ पे उसका रेफरेंस लिया, और वो सारी व्यू बाइंडिंग कर रही है। व्यू बाइंडिंग डाटा बाइंडिंग का एक अल्टरनेटिव है। डाटा बाइंडिंग के अंदर हमें एक्टिव, इसके अंदर भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं चीजें, लेकिन आजकल व्यू बाइंडिंग यूज करेंगे, ठीक है, जो भी हम एप्स बनाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके से सभी यूज कर रहे हैं। तो जो सभी यूज कर रहे हैं, अगर आप किसी के प्रोजेक्ट के अंदर कोलैबोरेट करेंगे या कुछ भी कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको पता तो क्या हो रहा है वहां पे, तो वहां पे ये होगा, ठीक है। सेम अगर हम ऐप को रन करें तो कोई इशू नहीं आएगा, वही सेम चीज ही है। लेट्स सी, बिल्ड और ऐप, जैसे कि हमने व्यू बाइंडिंग इनेबल किया, बिल्ड होने में टाइम लगेगा, हो गया। ये वही व्यू होल्डर टेक्स्ट वगैरह है वो, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया था ये। ओके, तो ये था व्यू बाइंडिंग। तो क्लास कोड लैब के अंदर हमारा क्या कुछ हो गया अभी। लेआउट्स हमें पता लग गई हैं, पहले दोनों हो गए थे। लेआउट्स के अंदर हमें व्यू बाइंडिंग सीख लिया आज के बाद कि हम हमेशा जब भी आज के बाद ऐप बनाना है तो व्यू बाइंडिंग यूज करनी है, फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं यूज करना। तो भी नेविगेशन, नेविगेशन क्या है, अभी हम सारा कुछ सिर्फ एक एक्टिविटी के अंदर कर रहे थे। अभी नेविगेशन करने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम एक्टिविटी टू एक्टिविटी जंप करें, जैसे कि यहाँ पे हम एक नई एक्टिविटी डिक्लेयर कर लें, न्यू एक्टिविटी बना लें यहाँ पे इस ऑप्शन से, और एक नई एक्टिविटी के अंदर हम नई चीजें बनाए, नई लेआउट्स आए, उसके अंदर सारा कुछ नया है। तो जब हमारा यहाँ पे हम एक इस एक्टिविटी से हमने उस एक्टिविटी में जाना है तो यहाँ पे एक इंटेंट यूज करेंगे हम। लेकिन गूगल की तरफ से जो नई रिकमेंडेशंस आई हैं कि आजकल के ऐप का आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए आर्किटेक्चर, तो वो है सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर। सिंगल एक्टिविटी के अंदर क्या है कि बेसिकली एक एक्टिविटी यूज करो लेकिन उसके अंदर फ्रेगमेंट्स यूज करो।
जैसे हमारा ये लेआउट था यहाँ पे, कि अगर आपने यहाँ पे कुछ डिक्लेयर कर दिया, जैसे यहाँ पे रिसाइकलर व्यू डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे आपने नीचे कुछ छोड़ डालना है, ये पूरी की पूरी चीज रिप्लेस हो सकती है नई एक्टिविटी से, नहीं फ्रेगमेंट से। तो फ्रेगमेंट्स यूज करेंगे हम, और फ्रेगमेंट्स का एक पूरा का पूरा नेविगेशन ग्राफ बन जाएगा। फ्रेगमेंट्स जितनी मर्जी डिक्लेयर कर सकते हैं हम, जितनी ज्यादा फ्रेगमेंट्स डिक्लेयर करनी है आप उतनी करो, कोई लिमिटेशन है उस पर। हर फ्रेगमेंट की एक अलग लेआउट फाइल होगी, उसके अंदर आप हमेशा नए नए एलिमेंट्स डिक्लेयर करोगे, जो भी उसका काम है लेआउट का। और वो चीज से अगर हमने जंप करना है, जैसे कि एक रेस्टोरेंट ऐप है, उसके अंदर पहली लेआउट जो पहली स्क्रीन है उसके अंदर हमें अलग अलग रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं, तो हमने एक रेस्टोरेंट पे क्लिक करा, जब रेस्टोरेंट पे क्लिक करा हम नई स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं। उस स्क्रीन के अंदर क्या है, उस रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू। तो हमारे पास दो स्क्रीन्स आ गई हैं, दो लेआउट फाइल्स आ गई हैं, दो एक्सएमएल फाइल्स आ गई हैं। पहले एक्सएमएल फाइल के अंदर हमने पूरा का पूरा एक रिसाइकलर यूज किया, जिसके अंदर व्यू होल्डर हमारा रेस्टोरेंट के आइटम शो करने था, कि एक रेस्टोरेंट, दूसरा रेस्टोरेंट, तीसरा रेस्टोरेंट। लेकिन जैसे हमने एक पे क्लिक करा तो दूसरे जब स्क्रीन ओपन हुई तो उस रेस्टोरेंट के अंदर एक नई नई आइटम्स शो हो रही हैं, जो कि मेन्यू आइटम्स हैं, कि कुछ भी जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला वगैरह वगैरह। तो हर नई आइटम्स शो होंगी वहाँ पे। तो ये दो स्क्रीन अलग अलग हैं, दोनों स्क्रीन के अंदर नेविगेशन कैसे करनी है, कि एक क्लिक के ऊपर हमारे दूसरी एप्लीकेशन, दूसरी स्क्रीन कैसे लॉन्च हुई, वो कैसे करना है वो दिखाते हैं। यहाँ पे नेविगेशन इनेबल करनी है हमने, तो कोड लैब के अंदर जाओ, नेविगेशन पे क्लिक करो। नेविगेशन इनेबल करने के लिए हमें दो डिपेंडेंसीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जो कि देखते हैं हम यहाँ से। एक्टिविटी टू एक्टिविटी ट्रांजिशन भी हम दिखाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं, क्योंकि अभी के लिए फ्रेगमेंट सीखेंगे। दो इम्प्लीमेंटेशन है, दो डिपेंडेंसी होंगी जो कि हमें डिक्लेयर करनी है। कोड लैब से कॉपी कर दो और जाओ अपने ऐप के अंदर, ग्रेडल स्क्रिप्ट डॉट मॉड्यूल, अपने मॉड्यूल के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर जाओ और यहाँ पे डिक्लेयर करो। और नेविगेशन वर्जन यहाँ पे एक एलिमेंट वेरिएबल है, जो कि हमने कहाँ पे डिक्लेयर करना है, प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, यहाँ पे आपको EXC देखेगा एक, इसके अंदर हम 2-3 वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कट करो, यहाँ पे नेविगेशन वर्जन डिक्लेयर कर दो, जो कि 2.3.0 चल रही है अभी। अगर उसकी कोई अपडेटेड वर्जन ना आई हो तो सिंक नाउ कर दो। तो ये था हमारे नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्रेगमेंट्स के अंदर। डाउनलोड होंगी चीजें, अभी डाउनलोड, अभी आपके नेट के ऊपर डिपेंड है कितनी देर में डाउनलोड होंगी, और वो इम्प्लीमेंट बिल्ड हो जाएगा आपका ऐप। तो अभी नेविगेशन कैसे डिक्लेयर करनी है, एक तो हम फ्रेगमेंट बनाएंगे पहले, नहीं न्यू फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट ब्लैक भी बना सकते हैं, फ्रेगमेंट विद व्यू मॉडल भी बना सकते हैं। व्यू मॉडल वाला बाद में हम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, विद ब्लैक फ्रेगमेंट बनाते हैं। इसका नाम रख देते हैं फ्रेगमेंट 1। फिनिश। और आपके पास एक बॉयलर प्लेट के साथ एक कोड आ जाएगा, उसको मैं खाली कर दूं ताकि आपको समझा पाऊँ बाद में। ये सारी चीजें मुझे चाहिए नहीं थी। सिंपल एक फ्रेगमेंट फाइल बनाई है, उसके अंदर एक फंक्शन ओवरराइड करा ऑन क्रिएट व्यू, ठीक है। अभी ऐप बिल्ड हो रहा है मेरा, उसको हो जाने दो। यहाँ पे आपके लेआउट फोल्डर के अंदर देखो, आपके पास नई लेआउट फाइल आ गई है, fragment_1, जो कि आपका नाम था यहाँ पे फ्रेगमेंट का, ठीक है। यहाँ पे भी हम व्यू बाइंडिंग यूज करेंगे, वैल्यू लेट इनिट बिल्ड हो रहा भी है मेरा, तो हिंट नहीं आ रहे, कोई ना, मैं खुद टाइप कर देता हूँ। fragment_1 बाइंडिंग, ओके, मिसस्पेल हो गया यहाँ पे, लेट इनिट, नाइस। यहाँ पे फ्रेगमेंट के अंदर डिक्लेयर करने बाइंडिंग इज इक्वल
2 fragment 1 dot inflator। ये इन्फ्लेटर कहाँ से आया? ऑन क्रिएट व्यू के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर है इन्फ्लेटर, तो बाइंडिंग हमने उससे डिक्लेयर करी और रिटर्न क्या करनी है हमने? रिटर्न भी हमने बाइंडिंग रिटर्न करनी है, बाइंडिंग डॉट रूट। ऑन क्रिएट व्यू के अंदर से हमने रिटर्न करना है उसका व्यू जो कि बाइंडिंग डॉट रूट है। ये हमारी व्यू बाइंडिंग इनेबल होगी अब यहाँ पे। ठीक है, ये सबने कर लिया। अभी बेसिकली हमने फ्रेगमेंट बनाई है नई, फ्रेगमेंट के अंदर हमने व्यू बाइंडिंग इनेबल कर दिया। अभी जब भी हम कुछ यूज करेंगे, कोई भी रेफरेंस लेंगे किसी भी आइटम व्यू का, तो बाइंडिंग के थ्रू लेंगे। अभी फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं यूज करनी। तो बेसिकली स्टार्टिंग से ये चीजें करनी है। ठीक है, फ्रेगमेंट हमारे पास बन गई है। अभी फ्रेगमेंट 1 के अंदर जाते हैं और इसके अंदर एक बटन डाल देते हैं हम। फ्रेम लेआउट की जगह यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट यूज करेंगे। और इसको कॉपी करनी है। ये 2-3 टैग्स इंपॉर्टेंट है। इसको रिमूव करो, कांस्टेंट लेआउट डिफाइन करो। ठीक है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग डिफाइन करो। यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट के ऊपर जो ओपनिंग टैग के अंदर 2-3-4 XML टैग डिफाइन करो। ये डिफाइन करने हैं। एंड्रॉइड की लेआउट की डिफाइन करने हैं, लेआउट की विड्थ और लेआउट की हाइट। लेआउट हाइट मैच पेरेंट रख लेते हैं। ठीक है, विड्थ भी करनी है, विड्थ कर लो। ये सारे साथ साथ करते जाओ ताकि आप जब पूरा का पूरा बिल्ड करें तब तक आप पर बन जाए। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्स्टेंट लेआउट बन गया। अभी इसके अंदर हम नई नई चीजें डिक्लेयर करेंगे, जो कि है एक डिक्लेयर करते हैं। इसके अंदर हम टेक्स्ट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, रैप कंटेंट और इसके अंदर टेक्स्ट शो करता है हमने। फ्रेगमेंट 1 टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं ताकि सेंटर में रखे। सेंटर में आ गया हमारा। इसका साइज कर देते हैं, टेक्स्ट साइज 40 SP। ठीक है, फ्रेगमेंट 1 और इसके नीचे एक बटन भी डिक्लेयर करते हैं हम। बटन रैप कंटेंट बटन के अंदर टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। नेविगेट टू फ्रेगमेंट 2। इसको बटन को एंड में ले जाते हैं स्क्रीन के सेंटर में, इसकी फ्रेगमेंट 1 के नीचे। तो बिल्कुल बेसिक लेआउट है, बस सिर्फ दिखाने के लिए कि अभी हमारे पास एक पूरी स्क्रीन नहीं बना दी हमने, जिसके अंदर फ्रेगमेंट 1 जो कि हम फ्रेगमेंट के अंदर इन्फ्लेट करेंगे। और ये बटन का क्या काम है अभी हम डिफाइन करेंगे। ये बटन का हमने जो मेरे माइंड में है काम इसका कि जब भी हम इस पे क्लिक करें तो हम एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पे जंप करें। ठीक है, तभी हमें एक दूसरी नई फ्रेगमेंट चाहिए जिसपे जंप होने के लिए, जिसपे हमें ट्रांजिशन करना है। तो न्यू फ्रेगमेंट, नई ब्लैंक फ्रेगमेंट बना लेते हैं। इसका नाम क्या रखना है? फ्रेगमेंट 2 फिनिश। एक नई फ्रेगमेंट बन गई है। इसका बेफालतू का कोड जो मुझे नहीं चाहिए, अभी जिसका यूज नहीं है, वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। ऑन क्रिएट फंक्शन की भी नहीं जरूरत मुझे इसकी।
चीज ज्यादा रिमूव होगी। ठीक है, ओके, बिल्कुल खाली फ्रेगमेंट आ गई है हमारे पास, फ्रेगमेंट 2। इसके अंदर भी हमने क्या करनी है, बाइंडिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेट इनिट बाइंडिंग, जो कि है फ्रेगमेंट 2 बाइंडिंग। ओके, फ्रेगमेंट 2 बाइंडिंग को डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे बाइंडिंग को इनिशियलाइज करना है ऑन क्रिएट व्यू के अंदर। इनिशियलाइज करने के बाद ये आएगा हमारे पास, क्या था, फ्रेगमेंट 2 बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, 2 बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर। रिटर्न क्या करना हमने यहाँ पे, बाइंडिंग डॉट रूट, जो पिछली बार करा था। ओके, प्राइवेट कर दो बाइंडिंग को इस फाइल के अंदर, सिर्फ इस क्लास के अंदर। ओके, तो हमारे पास 2 फ्रेगमेंट्स आ गई हैं। फ्रेगमेंट 1 का ये हमारा फ्रेगमेंट 1 की लेआउट ये है। फ्रेगमेंट 2 की लेआउट हमारे पास क्या है, हेलो ब्लैक फ्रेगमेंट की रखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं, नाम क्या रखें इसका, फ्रेगमेंट 2। ओके, साइज रख लेते हैं इसका, टेक्स्ट साइज 40 dp, सॉरी, इसका अलाइनमेंट सेंटर। ओके, तो फ्रेगमेंट 2 का ये हमारे पास लेआउट है, फ्रेगमेंट 1 का ये हमारे पास लेआउट है। तो अभी जो थ्योरेटिकली हमारा कंसेप्ट है, फ्रेगमेंट 1 इन्फ्लेट होना चाहिए जब हमारा ऐप लॉन्च हो, ठीक है। एक्टिविटी के अंदर अभी हमें ये टेक्स्ट व्यू वगैरह डिफाइन नहीं करनी है, ठीक है। स्क्रॉल व्यू नहीं डिफाइन करना, स्क्रॉल व्यू रिमूव करो। अगर स्क्रॉल व्यू चाहिए तो वो फ्रेगमेंट के अंदर डिफाइन करो। यहाँ पे ये रिमूव करो, यहाँ पे स्क्रॉल रिमूव करो, ये लो, खाली कांस्टेंट लेआउट है। इसके अंदर हमने एक फ्रेगमेंट डिफाइन करनी है, फ्रेगमेंट, सॉरी, अभी हमें एक फ्रेगमेंट का नेविगेशन ग्राफ भी बनाना है, जो कि पूरा का पूरा दिखाएगा कौन सी फ्रेगमेंट से कौन सी फ्रेगमेंट पे जाना है। उसके अंदर एक्शंस डिफाइन करेंगे सारा कुछ। रिसोर्सेज के ऊपर न्यू करो, यहाँ पे एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल, नेविगेशन, वैल्यूज की जगह नेविगेशन करो, यहाँ पे नेविगेशन डायरेक्टरी नाम माई नेविगेशन होस्ट। ग्राफ रखते हैं इसका। ओके, ये हमारा एक नेविगेशन ग्राफ है जो एम्प्टी होगा अभी, तो क्योंकि इसके अंदर हमने कोई डेस्टिनेशंस और पॉइंट्स नहीं डिफाइन करें जहां से जंप करके जहां पे ट्रांजिशन करनी है। तो यहाँ पे एक फ्रेगमेंट 1 डिक्लेयर करनी है, फ्रेगमेंट 2 डिक्लेयर करनी है। फ्रेगमेंट 2 की लेआउट तो आ गई है, नाइस। फ्रेगमेंट 1 के अंदर भी लेआउट डिफाइन करते हैं। अगर लेआउट नहीं आई तो ये कॉपी करो यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रेगमेंट, ओके। तो बेसिकली अभी हमारे पास ग्राफ के अंदर 2 फ्रेगमेंट्स आ गई हैं। फ्रेगमेंट 1 से एक एक्शन बनाओ, फ्रेगमेंट 2 की तरफ हमारे पास एक्शन बन गई, इसका एक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग से डेस्टिनेशन बना दिया है कि फ्रेगमेंट 1 पे अगर मैं ये बटन दबाऊंगा, अभी मैंने डिक्लेयर नहीं किया वो फंक्शनैलिटी, लेकिन अगर मैं इस फ्रेगमेंट से ये एक्शन को कॉल करूं, इस एक्शन को, तो यहाँ पे आ गया फ्रेगमेंट 2 के अंदर, ठीक है। ओके, तो हमारे पास आ गई मेरी नेविगेशन ग्राफ भी बन गया हमारे पास। तो एक्टिविटी के अंदर के जाके हमने यहाँ पे एक फ्रेगमेंट डिक्लेयर करनी है, उसका कोड हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये कोड होगा उसका यहाँ पे एक फ्रेगमेंट टैग हमने डिफाइन करा, उसके अंदर नेविगेशन ग्राफ भी रखते हैं, एंड्रॉइड नेविगेशन, माई नेविगेशन ग्राफ। उसके अंदर एंड्रॉइड नेम ये देना जरूरी है ताकि हमारी एक्टिविटी को पूरा का पूरा डिफाइन हो पाए कि ये फ्रेगमेंट पूरी पूरी नेविगेशन हैंडल करेगी। और उसके साथ हमने बता दिया जिसका नेविगेशन होस्ट है यही हमारा डिफॉल्ट है,
कि इसी के थ्रू ही हम नेविगेट करेंगे कि बेसिकली ये हमारा लॉन्च हो जाए और बाद में जो भी फ्रेगमेंट के अंदर नेविगेशन हो वो ये फ्रेगमेंट हैंडल करे सारा का सारा नेविगेशन अपना, ठीक है। तो ये डिक्लेयर करने के बाद ये तो सिंपल कोड लैब से कॉपी कर देना, अगर कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना। इसको सिंपली हमने एक आईडी दी, इसका नेम दिया जो कि हमें पहले से डिफाइंड था, और उसका नेविगेशन ग्राफ दे दिया जो कि हमने अभी भी बनाया माई नेविगेशन ग्राफ नाम के हिसाब से, और डिफॉल्ट नेविगेशन होस्ट को बना दिया हमने अपनी एक्टिविटी का। तो अभी फ्रेगमेंट हमारे नेविगेशन ग्राफ में जाओ और वहां पे देखो कि स्टार्ट डेस्टिनेशन है, और स्टार्ट डेस्टिनेशन मैंने फ्रेगमेंट वन रखी हुई है। स्टार्ट डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि जब भी मेरा फ्रेगमेंट नेविगेशन ग्राफ बनेगा स्क्रीन के ऊपर, तो जो भी स्टार्ट डेस्टिनेशन है, जो भी पहली एक्टिविटी खुद ब खुद यहाँ पे पहली फ्रेगमेंट खुद ब खुद इन्फ्लेट होगी, कौन सी होगी? फ्रेगमेंट वन। फ्रेगमेंट वन कौन सी है? ये वाली, ठीक है। तो ये हमारा होम है, यहाँ पे दिख रहा है होम एक आइकन आ गया जो खुद ब खुद बनेगा पहले जब लॉन्च होगा। तो एक्टिविटी मेन अंदर के अंदर भी आपको शो हो जाएगी फ्रेगमेंट अभी वन, क्योंकि इसको पता लग गया कि जब भी मैं एग्जीक्यूट होंगी, जब भी मैं बनूंगी स्क्रीन के ऊपर, तो मेरे ऊपर फ्रेगमेंट वन की इन्फ्लेट होगी, तो पूरी की पूरी फ्रेगमेंट वन इन्फ्लेट हो रही है यहाँ पे स्क्रीन के अंदर। तो अभी हमने फ्रेगमेंट वन से फ्रेगमेंट टू पे जंप करना है, किसके टैब पे? ये बटन के टैब पे। इस बटन की आईडी देते हैं, आईडी क्या आईडी दे? ट्रांजिशन मूव टू फ्रेगमेंट टू, ये हमने आईडी दे दी। इसको कुछ भी दे दो जो भी आपको अच्छी लगती है, और यहाँ पे इसी के अंदर रिटर्न करने से पहले भी दे सकते हैं बाइंडिंग डॉट फ्रेगमेंट टू के अंदर। तो हमारे पास है ही नहीं कुछ भी, इसके अंदर क्यों दे रहे हैं हम कुछ भी? ये तो ऐसे ही रख लो। फ्रेगमेंट वन के अंदर जाओ, बाइंडिंग डॉट मूव टू फ्रेगमेंट टू आ गया आपके पास, देखा? डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, क्या करना है? फाइंड नेविगेशन कंट्रोलर। एक्टिव फ्रेगमेंट के अंदर एक बाय डिफॉल्ट हमारे पास फंक्शन है फाइंड नेविगेशन कंट्रोलर, जो भी हम जहां मर्जी इस क्लास के अंदर कॉल करें तो हमारे पास आ जाएगा ऑन क्रिएट व्यू के अंदर, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारे पास एक कंट्रोलर आ गया, नेविगेशन कंट्रोलर, और उसके ऊपर हमने एक नेविगेट फंक्शन कॉल करते हैं। नेविगेट करेगा क्या? नेविगेट के अंदर एक आर्गुमेंट पास करनी है, जो एक्शन हमारा एक्शन कहाँ से लेना हमने? माई नेविगेशन ग्राफ के ऊपर से ये एक्शन है जो कि फ्रेगमेंट वन से फ्रेगमेंट टू पे जंप करेगा, और इस एक्शन की एक आईडी लेंगे हम। एक्शन की आईडी ये रही, एक्शन फ्रेगमेंट वन टू फ्रेगमेंट टू। तो यहाँ पे आर डॉट आईडी डॉट एक्शन फ्रेगमेंट वन टू फ्रेगमेंट टू, ये फंक्शन कॉल करना है और हम फ्रेगमेंट टू पे जंप हो जाएंगे। तो हमने क्या किया? हमने एक एक्टिविटी डिफाइन की, एक्टिविटी के अंदर हमने लेआउट के अंदर एक फ्रेगमेंट बना दी, फ्रेगमेंट के अंदर हमने नेविगेशन ग्राफ दे दिया, नेविगेशन ग्राफ के अंदर हमने बाय डिफॉल्ट स्टार्ट डेस्टिनेशन दे दी फ्रेगमेंट वन। तो जब भी हमारी एक्टिविटी कॉल होगी तो हमारे पास फ्रेगमेंट वन कॉल होगा, फ्रेगमेंट वन इन्फ्लेट होगी। फ्रेगमेंट वन इन्फ्लेट होने के बाद क्या होगा? जब भी फ्रेगमेंट वन इन्फ्लेट हुई तो ये ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन कॉल होगा। ऑन क्रिएट व्यू के अंदर हमने क्या किया? उसके बटन के ऊपर एक उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दी कि जब भी बटन प्रेस हो तो हमारी एक्टिविटी के अंदर फाइंड नेविगेशन कंट्रोल फाइंड करो, और उसके अंदर हमने ये एक्शन एग्जीक्यूट कर दो। एक्शन क्या करेगा? फ्रेगमेंट वन से फ्रेगमेंट टू की तरफ ट्रांजैक्शन कर देगा, जो कि यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया पहले, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ऐप का अभी तक है प्रोसीजर। बिल्ड करते हैं इसको ताकि देखें कि बनता है कि नहीं बनता कुछ। अगर जो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब काफी तेज चला गया है, काफी स्लो, तो मुझे बता देना कि कहाँ पे समझ आया, कहाँ पे नहीं आया, ठीक है। सी बिल्ड हो रहा है अभी वो। अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस रिसाइकलर, अच्छा। मेन एक्टिविटी के अंदर हमारे पास जो
आउटडेटेड कोड है उसको रिमूव करते हैं, दोबारा बिल्ड करते हैं। हाँ मुझे थोड़ी अच्छा टर्मिनेट करा, स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ आपको। तो ये मेरी ऐप लॉन्च हो गया है और उसके अंदर जैसे मैंने बताया था फ्रेगमेंट 1 हमारा बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस उसका बन जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगी। तो इन्फ्लेट हो चुकी है। अभी थ्योरेटिकली हमने जब भी हम ये बटन पे टैप करेंगे तो हमारी ट्रांजिशन फ्रेगमेंट 2 पे हो जानी चाहिए ट्रांजिशन। तो लेट्स ट्राई, और फ्रेगमेंट 2 पे हमारी ट्रांजिशन हो गई है। और जब भी मैं बैक जाऊंगा तो फ्रेगमेंट 1 पे आ जाऊंगा, फिर टैप करूंगा यहाँ पे मैं तो फ्रेगमेंट 2 पे चला जाऊंगा। तो यहाँ पे हम ऐसे ही कई सारे फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं और फ्रेगमेंट्स के अंदर नई नई चीजें कर सकते हैं और उस टैब के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं अपनी नई फ्रेगमेंट पे, नई स्क्रीन पे, जो भी हमें नई फंक्शनैलिटी दिखानी है, जो भी नया ऐप के अंदर दिखाना है। तो इस तरीके से हम नई नई स्क्रीन बनाएंगे जैसे कि आपको दिखती हैं आजकल के ऐप्स के अंदर। ठीक है, अभी ये बिल्कुल बेसिक था। अब इसके अंदर हम एक बैक बटन भी डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर कई चीजें भी, डाटा भी पास कर सकते हैं कि अगर हमने फ्रेगमेंट 1 से कोई डाटा लिया हुआ है और उस डाटा को पास करना है फ्रेगमेंट 2 के अंदर, तो एक्शन के थ्रू हम पास कर सकते हैं। उसके लिए एक नई लाइब्रेरी यूज करेंगे, सेफ आर्ग्स, सेफ आर्ग्यूमेंट। तो उस आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके हम नई ट्रांजिशन के थ्रू नई फ्रेगमेंट की तरफ डाटा पहुंचा सकते हैं। वो कैसे करना वो हम अगली कोड लैब में देखेंगे, क्योंकि आज के लिए तो इतना हो गया, काफी है। नई चीजें आपको सीख गई हैं, अभी आप घर पे जाके ट्राई करो इसको, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। इसके लिए कोई इश्यूज आते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है, उसके अंदर आप पूछ सकते हो या अगले सेशंस में भी पूछ सकते हो। पहले हम पूछ ही लेंगे आपको क्या इश्यूज हैं, और जो पिछला है प्लीज उसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो एंड में जब सर्टिफिकेट देंगे तो मिलेंगे नहीं आपको फिर, क्योंकि आपको सारे बैजेस गेन करना जरूरी है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट? इसके बाद रैप अप कर देंगे आज के लिए। आई डोंट गेस सो कि किसी को डाउट है, तो बस आज के लिए इतना ही। Okay, everyone can leave now, I think so.